कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन उसके सामने एक एंजल थी जो उससे मदद मांग रही थी। उसे बैरियर और ताकतवर चेनों से बांधा हुआ था। लड़का बड़ा हैरान था कि एक एंजल इंसान से कैसे मदद मांग सकती है। वो कोई जमाने भर पहले हुई कोई ग्रेट वॉर की बात करने लगता है जो 4 प्रजातियों के बीच हुई थी और इंसान भी उस लड़ाई में शामिल थे। पर ये बात किसी को याद क्यों नहीं? और यही बात इस लड़के को परेशान कर रही है। 10 साल पहले डीमंस यानी जादू शक्तियों के राजा सेलेस्टियल जैसे एंजल्स और एल्फ, जिन्हें डेमी ह्यूमन यानी हाफ ह्यूमन हाफ गॉड भी कहा जाता है, इनके साथ स्पिरिट्स और मिथिकल बीट्स के बीच महायुद्ध हुआ था। इस युद्ध में इंसान भी शामिल थे। उस युद्ध को इंसानों ने जीता और सभी स्पीशीज को ग्रेवयार्ड नामक बिल्डिंग में कैद कर दिया गया और इस तरह दुनिया में वापस शांति लाई गई। इसके कुछ घंटों पहले ये लड़का, जिसका नाम काई है, वो अपने साथियों के साथ ऐसे ही एक ग्रेवयार्ड का दौरा करने आया था। काई के साथियों का नाम साकी और आशुरान है और इन दोनों के ही काम में लापरवाही झलकती है, लेकिन काई अपने इस काम को बहुत ही सीरियसली लेता है। रास्ते में आशुरान कहता है कि दुनिया में ऐसे 4 ग्रेवयार्ड हैं, तो उनके अकेले सीरियस होने से क्या होगा। काई कहता है कि बेशक बाकी 3 ग्रेवयार्ड को भी कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी डीमन छूट गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। साकी काई को थोड़ा चिल रहने को कहती है, पर काई इन दोनों को सीरियसली नहीं लेता। उसके लिए ग्रेवयार्ड पे निगरानी रखना ज्यादा जरूरी है। ये लोग उर्जा फेडरेशन से हैं, जो डीमंस के ग्रेवयार्ड पे नजर रखते हैं। इसके बाद हम काई और आशुरान को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए मिथिकल बीस्ट की मशीन डॉल का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। आशुरान तो शुरू में ही बाहर हो गया था और बार बार काई को सेफ्टी वार्निंग्स मिलती जा रही थी, लेकिन वो रुकता नहीं है और चकमा देकर अपनी पूरी ताकत से उसके पैरों पर जोरदार धक्का देता है। लेकिन एक इंसानी शरीर की ताकत एक मिथिकल बीस्ट को हिलाने के लिए काफी नहीं थी। वो तो साकी ने वक्त पर मशीन को बंद कर दिया था, नहीं तो काई की जान भी जा सकती थी। बार बार काई की ऐसी ट्रेनिंग साकी को डरा देती है। वो बोलती है कि अगर काई का अस्तित्व ग्रेट वॉर के दौरान होता तो काई का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाता। अचानक उनके बीच प्रॉफिट सीड की बात उठती है। प्रॉफिट सीड वो शख्स था जिसने चारों स्पीशीज को हराकर दुनिया में वापस शांति लाई थी। वो खास था। उसके पास एक चमकदार तलवार थी जो उसे ईश्वर की दूत आर्सला ने दी थी। उन्हें ह्यूमंस का हीरो कहा जाता है, लेकिन लोगों के लिए इस इतिहास पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि प्रॉफिट सीड और उनकी तलवार सच में थी, क्योंकि बाकी स्पीशीज के हीरो की तरह उनकी कोई फोटो या वीडियो नहीं है। खैर, साकी आशुरान को उठाती है और उन दोनों से पूछती है कि वो लोग जिना के प्रमोशन को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जिना इन लोगों की दोस्त है। आशुरान बोलता है कि फूलों का गुलदस्ता देके सुलटा लेते हैं यार। साकी मना कर देती है, बल्कि गुस्सा करती है, क्योंकि जिना का ट्रांसफर रॉयल कैपिटल में हुआ है। 17 साल की उम्र में जिना के अलावा आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। इसीलिए साकी एकदम ग्रैंड जेब फाड़ धमाकेदार पार्टी दे के सेलिब्रेट करना चाहती है। तभी काई के फोन पे जिना का मैसेज आता है। वो उसे सुबह 10 बजे 9 टर्मिनल पे बुला रही थी और उसने साकी और आशुरान को बताने से मना किया था, पर उन दोनों ने ही मैसेज पढ़ लिया था और अब वो दोनों इस चीज का अलग ही मतलब निकालने लगते हैं। काई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपनी आज की दौड़ लगाने चला जाता है। इसके अगले दिन काई उसी जगह जिना का वेट कर रहा था जहां उसे बुलाया गया था और कुछ ही वक्त में जिना भी वहां आ जाती है। हमें पता चलता है कि जिना का ट्रांसफर होने वाला है, तो वो एक बार काई से मिलना चाहती थी, लेकिन वो ये देख हैरान थी कि आज तो छुट्टी है, फिर भी काई यूनिफॉर्म में क्यों आया है। हमें पता चलता है कि काई ने आज भी अपनी ट्रेनिंग को स्किप नहीं किया है। वो सुबह की ट्रेनिंग को खत्म करके सीधा यहीं आया है। जिना बोलती है कि मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। वैसे जिना साकी और आशुरान के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती है, क्योंकि ये लोग भी तो यही प्लान कर रहे हैं। जिना को लगता है कि ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी साकी और आशुरान के साथ। काई उसे याद दिलाता है कि वो 2 साल में कैंडिडेट बनकर वापस लौट आएगी। जिना का कहना था कि यही तो वजह है कि ये उसे उनकी आखिरी मुलाकात लगती है, क्योंकि इन 2 सालों में उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी और फिर वो आम नागरिक बनकर भी रह सकते हैं। जिन्ना को तो लगता है कि वो और काई हमेशा ह्यूमैनिटी एजेस एजेंसी को इसके सोल्जर बनकर कंटिन्यू रहेंगे। हमें जिना के बचपन के सपने के बारे में पता चलता है, जो वो अक्सर काई को बताती रहती है। जिन्ना अपने डैड को, जो उर्जा फेडरेशन के हेडक्वार्टर चीफ है, उन्हें सरपास करना चाहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काई और जिना ने शॉपिंग की और एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया।
और अब वो दोनों घर वापस जा रहे हैं। अचानक जिन्ना 10 साल पहले की वो बात शुरू करती है जब काई पहली बार जिन्ना के फादर के साथ ग्रेवयार्ड गया था। काई ने ही वहाँ जाने की जिद की थी, पर जब वो वहाँ से वापस लौटा तो काई दावा कर रहा था कि उसने सिड की तलवार वहाँ देखी। हालांकि किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। जब भी काई उस दिन को याद करता है वो डर जाता है। काई ग्रेवयार्ड के अंदर गिर गया था। वो जगह पूरी तरह डीमन से भरी हुई थी। उनके बीच में सिड की तलवार थी। काई के उसके करीब आते ही चीजें अचानक गायब होने लगी। उसी वक्त से काई ने फैसला कर लिया था कि वो किसी डीमन को ग्रेवयार्ड से बाहर नहीं निकलने देगा। इसीलिए जिन्ना को पूरा यकीन है कि काई ऊर्जा फेडरेशन को कभी छोड़ने वाला नहीं है। वैसे जिन्ना काई से पूछती है कि वो दोनों फ्यूचर में कहाँ होंगे। काई उसे फिर याद दिलाता है कि वो 2 साल में वापस लौट आएगी। पर यहाँ तो जिन्ना उससे भी आगे की बात कर रही थी। जिन्ना काई से कुछ बोलने वाली थी, तभी अचानक चीजें अजीब तरह से बिगड़ने लगती है। काई जोर जोर से जिन्ना का नाम चिल्ला रहा था, पर हैरानी की बात है कि उसके अलावा किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा था। तुम सबके सामने मेरा ऐसे नाम ले रहे हो, क्या मैं वही मान लूं जो मुझे लग रहा है? देखते ही देखते पूरी दुनिया एक पोर्टल में गायब हो जाती है। एक रोबोटिक आवाज वहां सुनाई दे रही थी। दुनिया बदलने जा रही है, नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। अगले ही पल सब कुछ बदल गया था। काई का शहर खंडर जैसा दिख रहा था। इससे पहले काई कुछ समझ पाता, वो वहाँ एक डीमन को देखता है। पहला ख्याल जो काई के मन में आया, क्या ग्रेवयार्ड टूट गया है? उस डीमन ने काई को देख लिया था। वो अपने मैजिक स्पेल का यूज करता है। उस हमले से बचने के लिए काई ने अपने बैग को बीच में अड़ा दिया था। काई का बैग टूट जाता है और उसका वेपन बाहर आ गिरता है। अब तक काई को ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि उसका सामना सच में एक डीमन से हो रहा है। उसके अगले हमले से पहले काई अपनी गन में बुलेट लोड करता है और उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है। ये मॉडिफाइड 11 बुलेट है, जिसका निर्माण 11 मैजिक से किया गया था। यह बुलेट किसी भी तरह के मैजिक को कैंसिल करने की क्षमता रखती है। वो डीमन और मैजिक सर्कल बनाने लगता है, लेकिन किसी तरह काई हर एक हमले से बचते हुए उस डीमन के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, पर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ था। पर तभी काई उसी तलवार से शूट करता है, जिससे उस डीमन की मौत हो गई थी। ये मॉडिफाइड ड्रेक बुलेट थी, जो मिथिकल बीस्ट जितनी ही ताकतवर होती है। इतनी ताकतवर बुलेट्स को यूज करने का ये मौका काई को ये पहली बार मिला था, और इसके बावजूद उसके शरीर ने ये सब आसानी से सह लिया। यानी कि काई की हर दिन की ट्रेनिंग ने उसे डीमन का मुकाबला करने के काबिल बना दिया है। जब काई ये सब सोच ही रहा था, तब एक और डीमन वहाँ आ जाता है। ये डीमन इंसानी भाषा बोल सकता है। वो ये देख हैरान था कि एक इंसान से एक डीमन कैसे हार सकता है। काई को उस डीमन से पता चलता है कि सभी इंसानों को डीमंस ने गुलाम बना लिया है, और उस डीमन को दिख रहा है कि काई उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वो काई को खत्म करने जा रहा था, पर तभी साकी उसकी आंखों में फ्लैश बॉम्ब फेंककर काई को वहाँ से भगा ले जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि साकी काई को पहचान नहीं पा रही थी। वो पूछती भी है कि काई उसका नाम कैसे जानता है। साकी भी काई नामक किसी भी व्यक्ति को ना जानने का दावा कर रही थी। आशुरान भी उसे पहचानने से मना कर देता है। काई एक जगह चुप बैठ जाता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है। काई को यहाँ पता चलता है कि यहाँ ह्यूमैनिटी एजेस एजेंसी जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि साकी और आशुरान रेसिडेंस के सोल्जर हैं। साकी बड़ी हैरान थी कि उसके सामने बैठा बंदा, जो कि एक इंसान है, आखिर वो इन सबके बारे में कैसे नहीं जानता। ये बंदा ह्यूमन रेबल आर्मी और रेसिडेंस के बारे में कैसे नहीं जानता। आशुरान बताता है कि 5 प्रजातियों के बीच महायुद्ध हुआ था और उसमें ह्यूमैनिटी की हार हुई। इस बात को बीते 30 साल हो चुके हैं। युद्ध के बाद सभी प्रजातियों ने धरती के हर एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। काई पूछता है सभी इंसानों का क्या हुआ। वो बताता है कि सभी इंसान किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों ने धरती के नीचे नई दुनिया बसा ली है। उनकी ये बातें सुनकर काई एक जगह ठहर जाता है और सवाल करता है कि ह्यूमैनिटी की हार क्यों हुई। उनके लिए ये सवाल बिल्कुल बचकाना था, क्योंकि डीमंस बहुत ही बड़े और ताकतवर होते हैं और अक्सर वो हमला झुंड में करते हैं, तो इंसान उनके सामने कैसे ही टिक पाते।
काई उनसे प्रॉफिट सीड के बारे में पूछता है तो ये लोग प्रॉफिट सीड को जानते ही नहीं थे। काई हैरान हो जाता है। अचानक वहाँ के निवासी हल्ला मचाने लगते हैं क्योंकि मेन आर्मी फोर्स वहाँ से गुजर रही थी। हमें पता चलता है कि ऐसे और भी शहर बसाए गए हैं और वहाँ भी लोगों की सुरक्षा के लिए सिपाही तैनात हैं और उनको कमांड मेन आर्मी फोर्स ही करती है। काई ये देख हैरान था कि इस मेन आर्मी फोर्स की कमांडर जिना है और यहाँ के लोगों के लिए वो एक बहादुर मर्द है। साकी और आशुरान जिना को रिपोर्ट देते हैं कि काई कौन है और उसे किस तरह बचाया गया है। जिना भी काई को नहीं पहचानती। जब वो वहाँ से जा रही थी तब इन सब से परेशान हो चुका काई चिल्ला देता है। वो जिना को रोककर उससे पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ शॉपिंग कर रही थी। जिना कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी काई उससे पूछता है कि उसने मर्दों के कपड़े क्यों पहने हैं, जो वो है नहीं वो क्यों बनने की कोशिश कर रही है। तुम तो लड़की होकर अपने पिता को पीछे छोड़ देना चाहती थी ना। काई ये सवाल सीधा उससे पूछने जा रहा था पर जिना की सिपाही फेलन वो काई को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात में काई अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वो इस दुनिया के इतिहास को खखोरता है और उसको पता चला कि इस दुनिया के इतिहास में उसका और सिड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तभी काई गौर करता है कि जब इस दुनिया में सिड का कोई वजूद ही नहीं है और ह्यूमैनिटी भी बाकी स्पीशीज से हार गई थी तो यहाँ ग्रेवयार्ड क्या कर रहे हैं। अगले दिन काई इसके बारे में साकी और आशुरान से पूछता है पर वो दोनों तो ग्रेवयार्ड जैसी चीज के बारे में भी नहीं जानते थे। काई आशुरान से गाड़ी की चाबी मांगता है और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। आशुरान को रियलाइज भी नहीं हुआ कि उसने चाबी क्यों दे दी। उसकी बॉडी ऑटोमेटिक ही रिएक्ट कर गई, जबकि वो तो काई को अच्छे से जानता भी नहीं है। हम देखते हैं कि काई ग्रेवयार्ड आया है। उसे वहाँ का दरवाजा टूटा हुआ मिलता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे सिड की तलवार मिलती है, यानी कि सिड पर लिखी हुई कहानियाँ झूठी नहीं थी। काई उस तलवार को बाहर निकालता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें किस्मत ने चुना है, इस तलवार को कभी छोड़ना मत बच्चे, ये कोऑर्डिनेट की है, एक कोड होल्डर। उस तलवार की वजह से वहाँ एक दरवाजा ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही थी जो कि मदद मांग रही थी। अचानक काई पार्टिकल्स में बिखरने लगता है। जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को कहीं और ही पाया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो इस कैद से आजाद होना चाहती थी। इस लड़की के पंख थोड़े एंजल जैसे सफेद और थोड़े डीमन जैसे काले थे। बताना थोड़ा मुश्किल था कि ये कौन सी प्रजाति की जीव है। काई उस लड़की पर यकीन करके उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मामूली हमले इन जंजीरों को तोड़ने के लिए काफी नहीं थे। तभी काई को उस तलवार की याद आती है जिसको वो कोड होल्डर बोलता है और उसकी मामूली वो तलवार सिड की तलवार में बदल जाती है। पर इस बार उसकी टिप शार्प थी। उस तलवार के हमले से वो जंजीर ही क्या पूरी जगह ही दो हिस्सों में कट जाती है और वो लड़की काई की बाहों में आ गिरती है। जैसे ही उसे होश आया वो उड़कर काई से दूर हो जाती है और अचानक जोर से वैनिसा नाम चिल्लाती है। शायद यहाँ पर कैद होने से पहले ये लड़की वैनिसा नाम की डीमन से लड़ रही थी और इसीलिए उसे लगने लगता है कि काई भी एक डीमन है जिसको वैनिसा ने उसे मारने के लिए भेजा है। ये लड़की बहुत ही ताकतवर थी। किसी तरह काई उसके पहले हमले से तो बच जाता है, पर अगला हमला और भी ताकतवर था। वो उस जगह को ही तबाह करने लगता है। अचानक काई को वही आवाज वापस सुनाई देती है जो दुनिया बदलते दौरान उसे सुनाई दी थी। कोड होल्डर, किस्मत बदल सकती है, तुम्हारी ओर आती मौत को भी टाल सकती है। सडनली काई का हाथ घूमता है और वो पूरे हमले को ही काट देता है। ऐसी ताकत देख वो लड़की भी हैरान हो गई थी। वो पूछती है कि तुम जैसा मामूली डीमन ये कैसे कर सकता है। काई उसे बताता है कि वो डीमन नहीं एक इंसान है और उसने उसकी मदद की क्योंकि उसने उससे मदद मांगी थी। वो लड़की काई से माफी मांगती है और बताती है कि उसे डीमन बिल्कुल पसंद नहीं। तो यानी कि इसका मतलब तो यही था कि ये लड़की कोई डीमन तो नहीं है। तो काई उससे उसकी प्रजाति पूछता है, लेकिन वो लड़की बताने में हिचकिचा रही थी। तो काई भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो लड़की अपना नाम रीने बताती है। काई रीने से इस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन हैरानी की बात है कि रीने भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो तो वेनेसा से लड़ रही थी और अचानक ही वो यहाँ कैद हो गई। काई हैरान हो जाता है क्योंकि वेनेसा और कोई नहीं डीमंस की हीरो है, यानी कि ये लड़की वाकई बहुत ताकतवर है। तो रीने भी बोलती है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने मेरे हमले को कैसे काट दिया। काई उसे कोड होल्डर के बारे में बताता है। अचानक काई रीने के पीछे एक पोर्टल से कोई चीज आता देखता है जो कि अचानक ही
उन पर हमला कर देती है। काई रीने को बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो अपने रोबोटिक हैंड्स को टेलीपोर्ट करती है और रीने को पकड़ लेती है और एक कोड से रीने को हमेशा के लिए इस दुनिया से इरेज करने लगती है। और काई ये सब बस अपनी आंखों से देखे जा रहा था। उसने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। काई अपने आप को होश में लाता है और कोड होल्डर से उस रोबोट के हाथ को ही काट देता है। यही नहीं, वो रोबोट भी इस दुनिया में कोड होल्डर को देख हैरान हो गई थी। इसका तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। उस हमले से उस दुनिया में छेद हो गया था, जिसकी मदद से रीने और काई उस दुनिया से बाहर निकल पाते हैं। इस दौरान रीने ने काई के अंदर किसी और की छवि देखी। अपनी दुनिया में आते ही रीने काई को कस के गले लगा लेती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। काई भी उसे गले लगा लेता है। इस दुनिया में वो दोनों बहुत अकेले हैं। रीने काई को बताती है कि उसे किसी प्रजाति ने नहीं अपनाया था। शुरू से ही वो अकेली थी। काई के जैसा उसे पहली बार कोई मिला है जिसने उसके लिए इतना कुछ किया। वो बताती है कि सबसे बदतर तो डीमंस थे। उन्होंने उसे कर्स बोलकर ठुकरा दिया था, इसीलिए वो डीमंस के हीरो वेनेसा से लड़ गई थी। काई भी बताता है कि वो भी ऐसा ही फील करता है। यहाँ पर सब उसे भूल गए हैं। जिस दुनिया को वो जानता था वहाँ ह्यूमंस ने वो महायुद्ध जीता था, पर यहाँ तो डीमंस ने इंसानों के शहर पर कब्जा कर लिया है। ये सुन रीने को भी झटका लगा था, क्योंकि जब वो वेनेसा से लड़ रही थी तब उसने सुना था कि ह्यूमंस का हीरो आ गया है और उसकी वजह से वो लड़ाई जीत रहे हैं। काई एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या तुम सिड को जानती हो? पर रीने ने भी ये नाम पहली बार सुना था। काई निराश हो जाता है, लेकिन वो खुश भी था, क्योंकि वो दोनों एक समान थे। उन दोनों को ही एक ही हिस्ट्री पता है। ये सुन रीने हैरान हो जाती है। वो काई के करीब आकर पूछती है, क्या हम दोनों एक जैसे हैं? ये पहली बार था जब रीने को किसी ने अपने जैसा समझा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब वो दोनों ग्रेवयार्ड से बाहर निकल रहे थे, अचानक रीने गिर जाती है। वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। काई उसे शहर ले जाने की बात करता है, लेकिन रीने इंसानों के बीच नहीं जाना चाहती थी। उसे काई के अलावा किसी प्रजाति पर भरोसा नहीं। काई के कहने पर वो इंसानों के शहर आ तो गई थी, लेकिन अपनी असलियत छुपाना इतना आसान नहीं था। रीने अपने पंखों को तो छुपा सकती है, पर अपनी नफरत को दबाना उसे सीखना होगा। वैसे काई का वेपन भी अपने आप ही नॉर्मल हो गया था, लेकिन अपने आप को इन सब चीजों पर यकीन दिलाने के लिए वो एक बार फिर कोड होल्डर को समन करने वाला था। पर उतने में ही नहा रही रीने घबराते हुए बाहर आ जाती है और काई की गलत तलवार समन हो जाती है। रीने घबरा गई थी, क्योंकि शावर से पानी आना रुक ही नहीं रहा है। इसके कुछ देर बाद रीने काई से इंसानों की शिकायत करने लगती है, क्योंकि इससे पहले उसे हमेशा झरने के ठंडे पानी से नहाना पड़ता था और इंसान गर्म पानी से नहाते हैं। उनके तो बेड भी मुलायम है। लेकिन इसके साथ रीने चिंतित भी थी, क्योंकि सरफेस पर डीमंस का कब्जा है और चारों तरफ सिर्फ तबाही। वैसे अब रीने से मिलने के बाद अब काई को भी यकीन हो गया है कि वो दोनों एक अल्टरनेट दुनिया में फंस गए हैं, जहाँ की हिस्ट्री उनकी दुनिया से बिल्कुल उल्टी है। यानी कि उन्हें वो रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हैं। उसी रात नींद के बीच अचानक रीने काई को उठाती है। वो बताती है कि उसे मैजिक फील हो रहा है। अचानक शहर में धमाका होता है। डीमंस के झुंड ने इंसानों के शहर पर हमला कर दिया था। सभी इंसान डीमंस से बचकर इधर उधर भागने लगते हैं। इंसानों की ऐसी हालत देख काई को तरस आने लगा। वो रीने से माफी मांगता है और बोलता है कि शायद मैं ही हूँ जिसे इस दुनिया में सिड की जगह लेनी होगी। दूसरी तरफ एक डीमन के हाथों साकी मारी जाने वाली थी। वो तो एन मौके पर काई ने उस डीमन को खत्म कर दिया था। उसने आशुरान को भी पूरी तरह पत्थर बनने से बचा लिया था। काई सभी को डीमंस के ऊपर पानी यूज करने को कहता है, क्योंकि डीमंस का शरीर पत्थर का होता है और जब पत्थर पानी सोखेगा तो वो उड़ नहीं पाएंगे। अब दो डीमन काई पर ही हमला करने लगते हैं। काई उन्हें चकमा देकर एक जोरदार धक्का देता है और रीने उन दोनों को ही मार देती है। काई ने रीने की तारीफ की, तभी आशुरान और साकी भी वहां जाते हैं और पूछते हैं कि काई कौन सी ब्लेड का यूज कर रहा था जिसने मैजिक को भी नाकाम कर दिया, और कैसे काई अपने हाथों से ही डीमन से लड़ रहा था। काई उन्हें बताता है कि वो उस दुनिया से है जहां इंसानों ने वो महायुद्ध जीता था और ये सब उसने वहीं से सीखा है। वो दोनों ही काई की बातों पर यकीन नहीं कर पाते। तभी आशुरान को रिपोर्ट मिलती है कि दो डीमंस बचकर भाग गए हैं। अब क्योंकि अंडरग्राउंड जगह रिवील हो चुकी है तो शायद जल्द ही डीमंस का बहुत ही बड़ा हमला होगा। हालात की गंभीरता को परखते हुए काई और आशुरान साकी और रीने को रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर ले जाने का फैसला करते हैं। उर्जा फेडरेशन की रेबल आर्मी हेडक्वार्टर
पुराने कैपिटल में ही है, जो डीमंस के हाथों बहुत पहले तबाह हो चुका था। यहाँ डीमंस हेडक्वार्टर के होने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। ये आइडिया फॉर्मल कमांडर जिना के डैड का था, जो कि अब इंजरी की वजह से रिटायर हो चुके हैं। अब जिना ही उनकी जगह लेकर फेडरेशन को चलाती है। मीटिंग के दौरान हम देखते हैं कि काई की बातों पर कोई यकीन नहीं करता कि ऐसी भी कोई दुनिया है जहाँ महायुद्ध इंसानों ने जीता था। तभी जिना काई से पूछती है कि उस दिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम मुझे जानते हो, तो तुम्हारी कहानी के हिसाब से उस दुनिया में हमारा क्या रिश्ता था। काई बताता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे और वो अक्सर काई को बताती थी कि उसे ऑग और केयर की तरह बनना है। ये दोनों नाम सुन जिना हैरान हो जाती है। उसके चेहरे की घबराहट सबको दिखाई दे रही थी। जिना मीटिंग कैंसिल कर वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद फैलन काई के कमरे में आती है और रिने और काई को उसके साथ चलने को कहती है। साकी ने उन्हें काई की टेक्निक के बारे में बताया, जिससे वो डीमंस को हराने में कामयाब हो सका। उन्हें काई की कहानी पर यकीन नहीं, लेकिन उसकी टेक्निक पर भरोसा कर सकते हैं। फैलन दोनों को जिना के पास लेकर आई थी। हम जिना को देखते हैं, जिसके चीकू देख ये यकीन हो जाता है कि जिना एक लड़की ही है, और फैलन भी ये बात पहले से जानती थी। जिना बोलती है कि काई को उसके फादर और दादा के निकनेम पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी कहानी पर यकीन कर लेंगे। पर काई के नॉलेज और बैटल आईक्यू की उन्हें जरूरत है उन डीमंस को खत्म करने के लिए जो यहाँ से भाग गए थे। अगर वो ये करने में कामयाब हो गए तो उनके अंडरग्राउंड शहर पर कोई खतरा नहीं होगा। इसके बदले काई को अच्छी कीमत भी दी जाएगी। पर रिने के हिसाब से ऐसा करना हालात को और भी खराब कर देगा। ऐसा करने से बाकी डीमंस को भी इंसानों के बारे में पता चल सकता है, और अगर कोई हाई रैंक डीमन यहाँ आ गया तो उसके एक मैजिक स्पेल से सारी इंसानियत खत्म हो सकती है। जिन्ना गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि वो ये जानती है, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। काई बोलता है कि उन्हें डीमंस की हीरो वेनेसा को निशाना बनाना चाहिए। काई अच्छे से जानता था कि अगर कोई चीज वेनेसा को हरा सकती है तो वो है सिड की तलवार कोड होल्डर। जिना को ये असंभव लगता है। काई बोलता है कि वेनेसा को खत्म करने वो और रिने ही जाएंगे। फैलन पूछती है कि वो उनके लिए इतना खतरा क्यों उठाएगा। जवाब एकदम साफ था, काई का इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसने यहाँ साकी और आशुरान को जान पर खेलते हुए देखा, और अगर किसी तरह वो इस दुनिया से निकलकर चला भी जाता है तो वो वहाँ साकी और आशुरान से नजरें नहीं मिला पाएगा। डीमंस का सामना करने के लिए काई के पास एक अच्छा प्लान था। डीमंस इंसानों को सीरियसली नहीं लेते, उनकी ज्यादातर फोर्सेस बॉर्डर पर है। रॉयल कैपिटल के पास सिर्फ 10% डीमंस ही मौजूद हैं। तो काई के प्लान के हिसाब से जब वो और रिने वेनेसा का सामना कर रहे होंगे तब रेबेल आर्मी बाकी डीमंस को संभालेगी। पर ये करना कहने जितना आसान नहीं था। रॉयल कैपिटल तक पहुंचने से पहले उनकी लगभग सेना खत्म हो चुकी होगी। तभी फैलन एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते के बारे में बताती है, जो कि सीधा कैपिटल पैलेस के ठीक नीचे निकलता है। ये रास्ता रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था, जिसके बारे में डीमंस तो क्या सिविलियंस भी नहीं जानते। ये सुनकर जिना को बहुत बड़ा धक्का लगा था। आखिर उसे ऐसे टनल के बारे में क्यों नहीं पता। फैलन बताती है कि 15 साल पहले जिना के फादर ने ऐसा करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो लोग वेनेसा को हरा पाते इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और एक पिता होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी को खतरे में डालना ठीक नहीं समझा। खैर, इस बात को भूलकर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस बीच रिने अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो बोलती है कि डीमंस उसे बिल्कुल पसंद नहीं, वो धोखेबाज होते हैं, और स्पिरिट उसे इसीलिए पसंद नहीं क्योंकि वो खतरनाक होते हैं। मिथिकल बीस्ट बहुत घिनौने होते हैं, सेलेस्टियल बहुत ही जिद्दी होते हैं, और ह्यूमन से इसीलिए क्योंकि वो कमजोर होते हैं। लेकिन रिने तो इन चारों से ही बनी है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा नफरत अपने आप से करती है। पर काई उसके लिए सभी से अलग था। उसने उसे ठुकराया नहीं, काई ने उसे अपनाया। इसीलिए रिने हमेशा काई के साथ रहना चाहती है। इसके कुछ देर बाद जिना की रेबेल आर्मी टनल से होते हुए हमला करने के लिए निकल पड़ती है, और काई अपने साथ साकी और आशुरान को भी ले आया था। साकी सबसे ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उनके ऊपर वेनेसा को हराने की जिम्मेदारी है। काई इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा साकी और आशुरान पर ही करता है, और इसीलिए वो इन्हें अपने साथ ले आया। रिने साकी के सिर को सहलाती है, जिससे अब उसे ठीक लगने लगता है। रिने बोलती है कि वो बहुत ताकतवर है और वो वेनेसा को भी हरा देगी, लेकिन वो ये बात पूरे दावे से नहीं कह पा रही थी। लेकिन वो कहती है अगर वेनेसा उन पर भारी पड़ी तो वो अपने साथ वेनेसा को भी खत्म कर देगी। रिने की इस बात को सबने मजाक में ले लिया। आशुरान कहता है कि डर तो उसे भी लग रहा है, वो इतने सारे हैं, कहीं डीमंस उन्हें नोटिस ना कर ले, पर यह संभव नहीं था
क्योंकि डीमंस सिर्फ मैजिक को ही सेंस कर सकते हैं। आशुरान बोलता है कि वो बहुत घबराया हुआ है, लेकिन अगर वो डीमंस को हरा देते हैं तो दुनिया में उनका नाम होगा, लोग उन्हें याद किया करेंगे। कुछ देर बाद रेबल आर्मी ठीक कैसल के नीचे खड़ी थी। जिना की स्पीच रेबल आर्मी की हिम्मत और भी बढ़ा देती है और ह्यूमंस के द्वारा डीमंस के ऊपर जोरदार हमला कर दिया जाता है। काई ने रॉयल कैपिटल की ऐसी हालत एक्सपेक्ट नहीं की थी। ह्यूमंस का हमला देख कुछ डीमन सामने आते हैं और रेबल आर्मी पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक को काई खत्म कर देता है, लेकिन अब डीमंस की संख्या दुगनी होने लगी थी। समनिंग के द्वारा डीमंस यहाँ आते जा रहे थे। रिने काई को इशारा करती है और काई सभी डीमंस को एक साथ मारने का एक्ट करता है। इसकी आड़ में रिने सभी की नजरों से बचते हुए सभी डीमंस को थंडर मैजिक से खत्म कर देती है। रिने महसूस कर पा रही थी कि वेनेसा कैसल के ऊपर है। रेबल आर्मी को दो ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप डीमंस को कैसल के अंदर आने से रोकेंगी और दूसरा ग्रुप डीमंस के द्वारा कैद किए गए इंसानों को आजाद करेगी। और मेन फोर्स वेनेसा का सामना करने कैसल के अंदर जा रही है। बीच में फेलन काई से उस बुलेट के बारे में पूछती है जिससे उसने सभी डीमंस को खत्म कर दिया। काई उसे अपनी सबसे पावरफुल बुलेट बताता है, लेकिन फेलन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसने नोटिस कर लिया था कि काई ने ट्रिगर भी नहीं दबाया था। फेलन को रिने पर शक हो रहा था। तभी जिना काई को याद दिलाती है कि उसे ही वेनेसा का सामना करना है। अचानक रिने सभी को रोक देती है। उसने एक इप को देखा जो एक बड़े डीमन को समन कर रहा था। अचानक वहाँ एक बड़ा डीमन समन हो जाता है। उसने एक सोल्जर को अपने हाथों में दबोच लिया था। फेलन उसकी उंगली काट देती है। फेलन सभी को आगे बढ़ने को कहती है, पर जिना को उसकी चिंता थी। फेलन कहती है कि ये बस उसके लिए एक खिलौना है। बाहर डीमंस भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। दूसरे ग्रुप ने भी कैद किए इंसानों को बचा लिया था। दूसरी ओर एक फ्लोर पर पहुंचते ही अचानक जिना पर जोरदार थंडर अटैक होता है। काई बहुत घबरा गया था, लेकिन हम देखते हैं कि जिना को कुछ भी नहीं हुआ है। जिना का कवच एलिमेंट गारमेंट से बना हुआ है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का मैजिक काम नहीं करता। जिस डीमन ने ये हमला किया था वो ठीक जिना के सामने खड़ा था। जिना उसका सामना करने वहीं रुक जाती है और काई, रिने, साकी, आशुरान आगे बढ़ जाते हैं। काई साकी और आशुरान को एंजल मैजिक से बना हुआ पैंट पहना देता है, जिसकी मदद से वो डीमंस की नजरों से बचे रहेंगे। तभी अचानक जमीन जोरों से हिलने लगती है। एक बड़ा डीमन उनकी ओर आ रहा था। साकी डर से उस पर हमला करने वाली थी, पर रिने उसे रोक देती है। बैरियर मैजिक काम कर रहा था। वो डीमन उन्हें देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि साकी और आशुरान पूरे कैसल की पावर सप्लाई पर रुक जाते हैं ताकि वेनेसा उन पर भारी पड़े तो वो पावर काट के एक मौका बना सके। इसके बाद कुछ फ्लोर आते ही अचानक अलार्म बजने लगता है। रिने इस पर यकीन नहीं कर पाती कि उसके मैजिक के होते हुए वो पकड़े कैसे जा सकते हैं। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है जो डीमन इस्तेमाल कर रहे हैं। डीमंस रिने के विंग्स को देख उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। कितनी घटिया चीज है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। काई उससे पूछता है, क्या तुम ही सर्विलांस सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो? वो बताता है कि सर्विलांस सिस्टम पर नजर एम्ब्रेस वेनेसा रखती है। ये उनका ही सुझाव था, ह्यूमंस की इस कमाल की टेक्नोलॉजी को अपने काम में लाना और इसकी देखरेख इंसानों से करवाई जाती है। वेनेसा ये देख इम्प्रेस हुई कि आखिर इन्होंने खुद मौत तक आने की बहादुरी कैसे की। तो काई उससे पूछता है, तो क्या तुम हमें वहाँ तक नहीं लेके जाओगे? वो डीमन अपने मैजिक को रिलीज करने को तैयार हो गए थे। रिने काई को उड़ा ले जाती है और उसे दूसरी ओर फेंक देती है। उसने उन दोनों के बीच में बैरियर क्रिएट कर दिया था। वो काई को आगे बढ़ने को कहती है, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। हम देखते हैं कि अब रिने हर एक स्पीशीज के मैजिक टाइप को एक ही वक्त में यूज कर रही है। दूसरी तरफ काई कैसल के टॉप पर पहुंच गया था, जहां उसकी मुलाकात डार्क एम्ब्रेस वेनेसा से हो ही जाती है। नीचे जिना अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस 4 हाथ वाले डीमन का सामना कर रही थी। हालांकि वो डीमन उन पर भारी पड़ रहा था। वो जिना पर फायर स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन एलिमेंट गारमेंट की वजह से जिना को कुछ नहीं होता और अब जिना अपनी स्वॉर्ड को एक बो में कन्वर्ट कर उस डीमन को खत्म कर देती है। हमें पता चलता है कि अब तक जो जिना मैजिक यूज कर रही थी वो एंजल एल्फ का मैजिक है और अगर कोई इंसान जिसको मैजिक नहीं आता वो इसका यूज करता है तो उसकी मौत भी हो सकती है और इसी वजह से जिना की हालत खराब होने लगती है। और उसी वक्त छत से 3 हेड डीमन डॉग उन पर हमला कर देता है। यहाँ जिना की जान जा सकती थी, वो तो फेलन ने उन्हें वक्त पे बचा लिया था। डीमन डॉग एक लेजेंडरी वॉरियर को जानता था
और फेलन के वेपन को देख उसे शक होता है कि फेलन ही वही अननोन वॉरियर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमंस की हीरो वेनेसा काई को अपनी अदाओं से फंसाने की कोशिश कर रही थी, पर काई अपनी लंगोट का पक्का था। उसके इंकार ने वेनेसा को हैरान कर दिया था। वेनेसा उससे पूछती है, क्या तुम वही इंसान हो जो एल्विन गारमेंट का यूज करता है? पर काई ने तो उसे सच ही बता दिया था कि वो इस दुनिया से ही नहीं है, वो उस दुनिया से है जहां वेनेसा की हार हुई थी। वेनेसा को ये मजाक काफी पसंद आया। वो पूछती है कि उसे किसने हराया था। जब काई ने उसे बताया कि उसे इंसानों ने हराया था तो उसकी हंसी छूट जाती है। वो काई से उसका नाम पूछती है जिसने उसे हराया था, लेकिन जब काई ने सिड का नाम लिया, वेनेसा कुछ वक्त के लिए ठहर गई थी। अचानक उसके सिर में दर्द होने लगता है। उसे कुछ बातें याद आ रही थी, जैसे ग्रेवयार्ड, प्रोफेसी, कोड होल्डर और वर्ल्ड रिनकार्नेशन। दुनिया का पुनर्जन्म सुन काई हैरान हो गया था। तभी वेनेसा वापस नॉर्मल हो जाती है और काई पर हमला कर देती है। काई उसके हमले का जवाब दे उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसे पता चला कि वो वेनेसा के छलावे में फंस गया है। वो अचानक काई के पीछे आकर हमला कर देती है, पर काई ने उसके उस हमले को भी भांप लिया था। वेनेसा काई से इम्प्रेस हो गई थी और इस बार वो पिछले से भी बड़ा हमला करती है, पर ये हमला भी काई का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वेनेसा ने इस बार पूरे फ्लोर पर मैजिक बिछा दिया था, जिससे पूरा कैसल हिलने लगता है। रिने और जिना को एहसास हो गया था कि ऊपर कुछ तो भयानक हो रहा है। ये हमला इतना ताकतवर था कि इस हमले से कोई हीरो ही बच पाता, पर काई कैसे बच गया वेनेसा को समझ नहीं आ रहा था। असल में काई को सिड की तलवार कोड होल्डर ने बचाया था। वेनेसा काई से पूछती है, ये किस तरह की तलवार है इंसान? और उसी वक्त वेनेसा के ऊपर बिजली का हमला होता है। काई को बचाने रिने वहां पहुंच चुकी थी, पर हम देखते हैं कि रिने बहुत ही घायल थी। इसके बावजूद वो बोलती है कि वो एकदम ठीक है। रिने को वेनेसा के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जो उसने इतना खतरनाक हमला काई के ऊपर किया। पर इससे पहले कि रिने कुछ कर पाती, अचानक वेनेसा के पीछे वही पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से वही रोबोट बाहर निकल रही थी। इसका नाम लास्ट राइजर है और ये उससे अलग थी जिसने काई और रिने पर हमला किया था। वो वेनेसा को दबोच लेती है और वेनेसा को इस दुनिया से ही मिटाने लगती है, क्योंकि उसने टैबू वर्ड सिड शब्द का यूज किया था। वेनेसा को कुछ चीजें समझ आने लगती है। अचानक उसकी ताकत बढ़ गई थी और वो लास्ट राइजर के सिर को पकड़ उड़ा देती है। इतने ताकतवर हमले के बावजूद लास्ट राइजर बच गई थी, लेकिन अब लड़ने की हालत में नहीं थी। लास्ट राइजर अपने उसी पोर्टल से वहां से भाग जाती है। ये वेनेसा की कोई नई ताकत थी जिससे कभी रिने का भी सामना नहीं हुआ। रिने को डर लग रहा था। वेनेसा एक चीज नोटिस करती है कि उसके फोकस करने के बावजूद लास्ट राइजर का दिया निशान मिट नहीं रहा है। खैर, इससे पहले वेनेसा उन्हें खत्म करे, रिने वेनेसा को पकड़ लेती है और अपने चारों ओर एक प्रिज्म बैरियर बना लेती है ताकि काई वहां से भाग सके। वेनेसा की नई ताकत के सामने ये प्रिज्म एकदम बेकार था। वेनेसा उस बैरियर को तोड़ के रिने को खत्म करने वाली थी, लेकिन काई उनके बीच में आने लगता है, तो वेनेसा वो हमला काई पर ही कर देती है। उस हमले से काई की मौत हो गई थी। वेनेसा ने रिने से उसकी इकलौती जीने की वजह को भी छीन लिया था। अचानक रिने को भी कुछ होने लगता है। उसकी बॉडी अपने आप ही हील कर रही थी। रिने का कद और उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। उसका एक पंच डीमंस की हीरो वेनेसा के मुंह से खून निकाल देता है, जिसके बाद वो कई सारे पंचेस वेनेसा को मारने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वेनेसा रिने से हार रही है। अचानक पावर बूस्ट देख वो हैरान तो हुई थी। वो रिने के दोनों हाथों को पकड़ के उसे ताना मारते हुए बोलती है, अगर वो इस फॉर्म का यूज शुरू से करती तो शायद उस इंसान को भगाने में वो कामयाब हो जाती। वेनेसा रिने के उन जख्मों को खरोच रही थी जिससे रिने हमेशा से भागती आ रही है। वेनेसा रिने से पूछती है, क्या तुमने अपने इस रूप का इस्तेमाल शुरू से इसीलिए नहीं किया क्योंकि तुम ये अपना रूप उस इंसान से छिपा रही थी? तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मॉन्स्टर ना बुला दे। वेनेसा काई की मौत का कारण रिने को ही ठहराती है। वो बोलती है कि वो इंसान मरा क्योंकि तुमने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया। अचानक रिने बोलती है कि अब उसके पछताने से काई वापस नहीं लौटेगा, तो साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ वेनेसा। रिने अब उल्टा वेनेसा को पकड़ अपनी बॉडी से वेनेसा की बॉडी में कर्स ट्रांसफर करने लगती है, जिस कारण वेनेसा और रिने के शरीर के कई हिस्सों से खून निकलने लगता है। वेनेसा रिने के जीवन को ही श्राप बोलती है। इन दोनों के शरीर से इनके अंत तक खून निकलता रहेगा। पर अचानक रिने कमजोर पड़ने लगती है। उस कर्स का भी असर खत्म सा हो रहा था। असल में ये इलाका वेनेसा का है
और दूसरी स्पीशीज को कमजोर करने के लिए यहाँ जादुई घेरा बना हुआ है। ये घेरा किसी भी तरह के मैजिक को भेज सकता है और रिने के अंदर तो हर स्पीशीज का हिस्सा है, इसीलिए रिने के ऊपर इसका 3 गुना असर पड़ रहा था। पर इसके बावजूद रिने होश में कैसे है, ये वेनेसा को हैरान कर रहा था। वो सवाल करती है कि तुम जैसे अजीब जीव का जन्म ही क्यों हुआ जिसकी कोई स्पीशीज ही नहीं है। रिने तो बस काई से माफी मांगे जा रही थी। वेनेसा रिने को भी खत्म कर देती है, पर जब धुआं हटा तो हमने देखा कि काई ने रिने को बचा लिया है। वेनेसा और रिने को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर काई अभी तक जिंदा कैसे है? असल में काई को कोड होल्डर ने बचा लिया था। वेनेसा के हमले से वो सिर्फ बेहोश हुआ था और वो रिने को थैंक्स भी कहता है। अगर रिने वेनेसा से लड़ती नहीं तो बेहोशी की हालत में वेनेसा उसे कभी भी मार सकती थी। वेनेसा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है कि तीनों प्रजातियों के हीरो बहुत ही ताकतवर हैं और उसके दुश्मन हैं, पर ह्यूमंस बस एक कमजोर जीव है जो बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, बेबुनियाद दावे जैसे ह्यूमंस की ताकत, ह्यूमंस की काबिलियत, जबकि ह्यूमंस के पास तो अपना खुद का हीरो भी नहीं। वेनेसा काई से पूछती है, कहीं तुम खुद को तो हीरो नहीं समझ बैठे हो? वेनेसा एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड कैसल के ऊपर समन करती है, लेकिन काई भी कोड होल्डर से उसके टुकड़े कर देता है। पर ये तो वेनेसा की ताकत का एक छोटा सा नमूना था। वेनेसा ने पूरे कैसल को फायर फ्लेम से घेर लिया और तभी पावर कट करने का इशारा होता है। ह्यूमंस के पास मैजिकल एनर्जी नहीं होती तो डीमंस उन्हें सेंस नहीं कर सकते, पर अंधेरे में वेनेसा चमकती हुई कोड होल्डर को देख पा रही थी। वो कोड होल्डर को निशाना बना के काई पे हमला करती है, पर जब रोशनी हुई तो हमने देखा कि कोड होल्डर तो रिने लेकर भाग रही थी और अब तक काई वेनेसा के पीछे आ पहुंचा था। 10 साल से काई जिस तकनीक की प्रैक्टिस करता आ रहा था, आज वो वेनेसा के ऊपर उसका यूज करता है। उसने वेनेसा को पूरी ताकत से पंच मारा और कोड होल्डर से उसके शरीर को काट दिया। वेनेसा का शरीर टूटने लगा था। अपने अंत के दौरान उसे कुछ बातें याद आ रही थी। वेनेसा खुलासा करती है कि इस दुनिया का पुनर्जन्म हुआ है और ये काम तीनों प्रजाति के हीरो में से किसी एक का है। इस घटना को सिड ने पहले ही भांप लिया था। वो उसे वर्ल्ड रिइंकार्नेशन कहता था, जो आगे होने वाला था। उसकी तैयारी के लिए सिड ने अपनी तलवार वेनेसा को सौंप दी थी और वेनेसा ने इसे ग्रेवयार्ड में छुपा दिया था, क्योंकि ये तलवार ही इस दुनिया को ठीक करने की चाबी है। काई वेनेसा की बातों पे यकीन नहीं करना चाहता था। वो पूछता है, तुम और सिड तो दुश्मन थे? वेनेसा बोलती है कि कुछ राज ऐसे हैं जो तुम नहीं जानते। एक फॉरबिडन कोड जिसे पूरी दुनिया से छिपाया गया है। वेनेसा उसे जीरो कोड बोलती है, जो एक जादू है जिसे कर पाना नामुमकिन है। वेनेसा खत्म होने से पहले काई की तारीफ करती है और अचानक रोने लगती है, क्योंकि काई ने उसे इतनी बुरी तरह हराया है और उसके पास देने के लिए कोई बहाना भी नहीं है। वेनेसा गायब होने से पहले बोलती है कि तुम तैयार रहना, अगर हमारा फिर सामना हुआ तब मैं तुम्हारी सक्यूबस बनकर सामना करूंगी और बहुत प्यार करूंगी। और ये कहकर वेनेसा गायब हो जाती है और इसके साथ ही इंसानों की डीमंस पर पहली जीत हुई। लेकिन यहाँ से कहानी ने भी एक नया रूप ले लिया है। काई, जिसको लगता था कि वो एक अल्टरनेट वर्ल्ड में फंस गया है, वो अब तक इस बात को नहीं पचा पाया है कि उसके साथ नहीं, उसकी दुनिया के साथ कुछ हुआ है। उसी वक्त जिना वहाँ आ जाती है, पूरी रेबल आर्मी की तरफ से काई का शुक्रिया अदा करने आई थी। पर जिना ने काई के चेहरे की मायूसी को भांप लिया था। जिना पूछती भी है कि तुम खुश नहीं लग रहे, पर काई उसे सच नहीं बताता। खैर, जिना बताती है कि वो अपने रॉयल कैपिटल को वापस पहले जैसा बनाएगी, जैसा वो 30 साल पहले था। पर उसे लगता है कि उससे अच्छा ये काम उसके एग्जीक्यूटिव कर लेंगे, जो 30 साल पहले के रॉयल कैपिटल को उससे ज्यादा जानते हैं, और वो खुद उर्जा फेडरेशन छोड़ने की सोच रही है। रिने हैरानी के साथ पूछती है, फिर तुम कहाँ रहोगी? असल में डीमंस की हीरो की हार ने लोगों में एक नया जज्बा भर दिया है, तो हर रेबल ग्रुप एक साथ आकर बाकी 3 स्पीशीज से इंसानों की छीनी गई जमीन को वापस जीतना चाहते हैं। ये दुनिया 4 फेडरेशन में बटी हुई थी, उर्जा फेडरेशन, आइसो फेडरेशन, यूनाइट फेडरेशन और सेल्फ फेडरेशन, जिन पर डीमस, सेलेस्टियल, स्पिरिट, मिथिकल बीस्ट ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अभी भी चारों फेडरेशन में ह्यूमंस छिपके रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हर फेडरेशन की रेबल आर्मी वहां मौजूद है। लेकिन अब वापस उर्जा फेडरेशन ह्यूमंस के कब्जे में है
और अब जिना दूसरे फेडरेशन की रेबल आर्मी के साथ लड़ेगी। वो रिने और काई को भी साथ चलने को कहती है। उसे यकीन है कि काई की मदद से वो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। जिना कहती है कि वो रेबल आर्मी को कमांड करेगी और इस बात का खास ख्याल रखेगी काई को रेबल आर्मी की तरफ से पूरी मदद मिल सके। काई को ऐसे शांत खड़ा देख जिना घबरा जाती है और बोलती है कि उसे इसकी सही कीमत दी जाएगी। पर असल में तो काई जिना का ये रूप देख शॉक हो गया था। काई जिस जिना को जानता था वो मेहनती तो थी पर उसमें बचपना भी बहुत था। जिना परेशान सी हो जाती है और पूछती है कि वो उसकी दुनिया में कैसी थी। काई उसे बताने लगता है कि वो ट्रेनिंग के वक्त उसे कॉल कर दिया करती थी और ऑफिस के मैसेंजर पर पर्सनल बातें शेयर कर दिया करती थी। उसे दोस्तों को गिफ्ट में क्या देना है इसके बारे में वो बहुत सोचा करती थी। जिना को यकीन नहीं होता कि वो सच में ऐसी थी। खैर काई बोलता है कि वो खुद ही उसके पास आने वाला, उसे भी बाकी 3 हीरोज को हराने में उसकी मदद चाहिए। जिना ने अगली लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ काई रिने को बोल रहा था कि अगर इस दुनिया में सिड नहीं है तो इस दुनिया में वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा और ये पता लगाएगा कि किसने इस दुनिया का पुनर्जन्म किया है। रिने इस दौरान काई के अंदर सिड की झलक को देख पा रही थी। अचानक चीजें बदलकर हम रिने और सिड को किसी चीज से भागते हुए देखते हैं। उनका पीछा लास्ट राइजर कर रही थी। रिने को होश आता है और वो अपने आप को सभी लोगों के साथ बैठा हुआ देखती है। इन लोगों को 5 दिन हो चुके हैं आइसो फेडरेशन के लिए निकले हुए। हम देखते हैं कि काई वैन में परेशान सा बैठा हुआ था। हमें पता चलता है कि डीमन से युद्ध के बाद जब सभी लोग कैपिटल की सफाई में लगे हुए थे तभी अचानक रिने को किसी डीमन की महक आती है और जब रिने काई को लेकर वहाँ गई तब महक आना अचानक से बंद हो गई। रिने को देर एहसास हुआ कि ये तो जाल है। इससे पहले वो दोनों कोई कदम उठा पाते, वो दोनों ट्रैप में फंस चुके थे। उनके सामने वेनेसा की बहन हिने खड़ी थी जो तुरंत उन पे हमला कर देती है। काई ने कोड होल्डर से उसके अटैक को काट दिया था तो हिना तुरंत काई के पीछे आ जाती है, लेकिन उसके काई को छूने से पहले रिने ने उसको पकड़ के हवा में फेंक दिया था। काई ये महसूस कर पा रहा था कि हिने अपनी बहन जितनी ही ताकतवर है। हिने यहाँ उस इंसान से मिलने आई है जिसने उसकी प्यारी बहन डीमंस की हीरो को हराया है। वो बोलती है कि काई की किस्मत साथ दे रही है जो उसने उसकी बहन को उसके यहाँ ना होने पर हरा दिया। अगर वो और उसके दोनों डीमंस यहाँ होते तो वो उन्हें कभी हरा नहीं पाता। काई उससे पूछता है क्या तुम यहाँ अपनी बहन का बदला लेने आई हो? हिने हंस पड़ती है और बोलती है कि हम दोनों में इतना भी प्यार नहीं था, उसके अभी न होने पर अब वो नंबर 1 है। काई हिने को समझ नहीं पा रहा था अभी न होने से उसका क्या मतलब था। हिने काई को धमकी देती है अगर वो सारे डीमंस मिल जाएं तो उनसे रॉयल कैपिटल वापस छीन सकते हैं, पर आज उनका मूड नहीं है। वो यहाँ एक समझौता करने आए हैं। इंसान रॉयल कैपिटल को रख सकते हैं पर बाकी टेरिटरी डीमंस की रहेगी। काई कहता है कि वो कमांडर से इस बारे में बात करेगा। हिने बोलती है कि वो काई को चेयर करेगी जब वो बाकी 3 स्पीशीज के साथ लड़ेगा। असल में हिने यहाँ चाहती है कि ये लोग आपस में ही लड़के खत्म हो जाएं और काई ने इसे समझ लिया। ये देख हिने काई से इम्प्रेस हो गई थी। वो कहती है कि अगर काई इसमें कामयाब हो गया तो वो उसे किस करेगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि काई अपनी लंगोट का पक्का है, वो मना कर देता है। हिने भी यहाँ से जाने से पहले बोलती है कि तुम एक दिन मेरे को पाने के लिए तड़पोगे। खैर जब वो यहाँ से जा रही थी तब उसने काई को लॉर्ड एल्फ्रिया से संभल के रहने को कहा। आजकल उसका बर्ताव थोड़ा अजीब हो गया है। लॉर्ड एल्फ्रिया सेलेस्टियल्स का हीरो है। मैं आपको बता दूं कि सेलेस्टियल्स की प्रजाति में एल्फ, ड्वार्फ, फेरिस और एंजल्स जन्म लेते हैं। ये लोग शारीरिक बल में तो इंसानों से कमजोर होते हैं, लेकिन ये बहुत ही चालाक और मैजिकल आइटम्स यूज करते हैं। ये लोग अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। तभी अचानक रिने कोई चीज महसूस करती है। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो एक मिथिकल बीस्ट यानी कि एक ड्रैगन उनका पीछा कर रहा था। ये जानकारी मिलते ही वैंस की रफ्तार को बढ़ा दिया गया था। कुछ सोल्जर गाड़ी से बाहर निकलकर ड्रैगन पर हमला करते हैं, पर बंदूक की गोलियों का उस पर कुछ खास असर हो नहीं रहा था। ड्रैगन की मदद से सोल्जर से भरी 2 गाड़ियां ऊंचाई से नीचे गिर जाती हैं। एक बार फिर काई की आड़ में रिने अपने मैजिक का यूज करती है, जिससे वो ड्रैगन घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब घायलों की मदद के लिए पूरी रेबल आर्मी तो चट्टानों के बीच डेरा डालती है, जहां किसी भी डीमन या कोई और प्रजाति की उन पे नजर नहीं पड़ेगी। हम काई और रिने को देखते हैं, जिनको सिर्फ उन दोनों के लिए ही इतना बड़ा टेंट दिया है। काई भी यही सोच रहा था कि इतनी फॉर्मेलिटी किस लिए, और तभी टेंट में जिना और फैलन आती है। काई सोच में पड़ गया था कि ये दोनों उनके टेंट में क्या कर रही हैं। असल में तो ये टेंट आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर का है, यानी कि जिना का,
और काई और रेने तो उसके बॉडीगार्ड के तौर पर यहाँ हैं। यानी कि फैलन और जिना भी उनके साथ ही इसी टेंट में सोने वाली हैं। यानी कि काई उनके बीच इकलौता लौंडा होगा। तभी फैलन काई को अकेले बाहर बुलाती है और बताती है कि वो पूरी रात बाहर पहरा देगी और काई को अंदर पहरा देना होगा। ऐसा इसीलिए कि बाकियों को शक न हो कि जिना एक लड़की है। अब क्योंकि जिना को सोते दौरान अपना आर्मर उतारना होगा, यानी कि वो काई के सामने कम कपड़ों में होगी, इसीलिए फैलन पहले ही काई को आगाह कर देती है उसकी मर्यादा में रहने के लिए। अब जब काई वापस टेंट में जाता है तो वो देखता है कि जिना तो रेने से मसाज करवा रही है। खैर, काई जिना से उस मिथिकल बीस्ट के बारे में बात करता है। वो अभी भी डीमंस के इलाके में थे। यहाँ किसी मिथिकल बीस्ट का होना ये सोचने वाली बात थी। हो सकता है कि बाकी स्पीशीज को भी वेनेसा की हार का पता चल गया हो और उस ड्रैगन को जानकारी लाने के लिए भेजा गया हो। जिना बोलती है कि रॉयल कैपिटल पूरी तरह सुरक्षित है। अगर मिथिकल बीस्ट हमला भी करते हैं तो वो लोग हारेंगे नहीं। खैर, इस बात को छोड़कर जिना काई से बोलती है कि वो रात में सोते हुए लात मारती है। अब रात में जो काई का ह्यूमन सैंडविच जो बना, इसकी वजह से बेचारा काई पूरी रात सो ही नहीं पाया है। उनकी मंजिल आइसो फेडरेशन वो लोग पहुंचने ही वाले हैं, पर इन्हें आइसो फेडरेशन के बाहर वाले शहर कसाबिया में ठहरना होगा, जहां आइसो रेबल आर्मी का हेडक्वार्टर है। वैसे तो सेलेस्टियल थोड़े बहुत इंसानों की तरह ही होते हैं और डीमंस के मुकाबले उनके ऊपर ह्यूमंस वेपन्स का ज्यादा असर होगा, पर एक समस्या यह भी है कि वो ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, तो अक्सर इंसान और सेलेस्टियल में अंतर निकालना मुश्किल हो जाता है। वैसे आइसो फेडरेशन की हालत भी उर्जा फेडरेशन जैसी ही खराब थी। चारों तरफ तबाही का मंजर था। आगे रास्ता ना होने के कारण वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। इस जगह जानबूझ के ह्यूमंस रहते हैं। कोई सेलेस्टियल यहाँ किसी के होने का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। खैर, रेने कुछ फल खाने को लेके आई थी, लेकिन कोई उन फलों को खाना नहीं चाहता था, क्योंकि रेने का कहना था कि इनको खाने के बाद वो कुछ महसूस कर रही है। सबको डर था कि ये जहर हो सकता है। रेने बताती है कि ये उसे एल्विन फॉरेस्ट में मिले थे और वो इन्हें पहले भी खा चुकी है। आज जो एल्विन फॉरेस्ट है वो कभी इंसानों का शहर हुआ करता था, पर सेलेस्टियल्स के राज के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब जैसे ही ये लोग आइसो रेबल हेडक्वार्टर पहुंचे, वहां के लोगों के द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया जाता है। आइसो रेबल आर्मी का एडवाइजर उनसे मिलने आता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बेन और फैलन एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं और एक साथ ये लोग कई जंग भी लड़ चुके हैं। बेन इनको अपने कमांडर दांते से मिलवाने जा रहा था। रास्ते में बेन फैलन से पूछता है कि वो उनके कमांडर के बारे में क्या जानती है। फैलन बताती है कि दांते आइसो फेडरेशन के पुराने शाही परिवार के वंशज है और वो अपने आप को राजा बुलवाना पसंद करते हैं। यही नहीं, उनके अंदर जलन, घमंड, शक की भावनाएं कूट कूट के भरी हुई हैं और इन्हीं कारणों की वजह से वो उर्जा फेडरेशन के कमांडर जिना को अपना सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। बेन फैलन के द्वारा हालत की गंभीरता को समझाने की कोशिश कर रहा। दांते के रूम के बाहर उनकी मुलाकात असिस्टेंट कमांडर ओवीरे से होती है, जो कि बोलती है कि उसी के द्वारा वो लोग दांते से बात कर सकते हैं। अंदर से देखो तो दांते का कमरा वाकई आलीशान था, लेकिन वो जिना से कितनी नफरत करता है वो उसके शब्दों में साफ झलक रहा था। उसका मानना है कि जिना यहाँ उसके लोगों की मसीहा बनने आई है, पर असल में तो आइसो फेडरेशन से ही उनके पास मदद की रिक्वेस्ट आई थी। इस पर दांते जवाब देता है कि वो रिक्वेस्ट उससे बिना पूछे भेजी गई थी। जिना जवाब देती है कि मुद्दा ये नहीं है कि लेटर पूछ के भेजा गया था या फिर नहीं, सवाल ये है कि आप लोग सेलेस्टियल्स के गुलाम बन के तो नहीं रहना चाहते, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसका नाम होता है। जिना सुझाव देती है कि सेलेस्टियल्स के ऊपर जीत के बाद यहाँ की जनता ही तय कर लेगी कि यहाँ कौन क्या कहलाएगा, और अगर दांते को अपने लोगों से इज्जत चाहिए तो उसे इसके लायक बनना होगा। इसके कुछ देर बाद दोनों फेडरेशन के कमांडर के बीच मीटिंग रखी जाती है। बेन बताता है कि आइसो फेडरेशन का अलग अलग हिस्सा सेलेस्टियल्स की किसी न किसी स्पीशीज के हिस्से में है, इसीलिए वो लोग नहीं जानते कि सेलेस्टियल्स का हीरो कहाँ है। जिना सेलेस्टियल्स के हीरो यानी एल्फ्रिया को ढूंढने का जिम्मा अपने ऊपर लेती है। बस उसे दांते की आर्मी से कुछ काबिल ऑफिसर्स चाहिए थे। आइसो फेडरेशन की रेबल आर्मी हैरान हो जाती है। दांते भी जिना को बेवकूफ कहता है जो वो कमांडर होकर मिशन पर जाने की बात कर रही है। जिना जवाब देती है कि उनके सिपाही जान की बाजी लगा देते हैं हमारे लिए लड़ने के लिए, तो वो भी कमांडर होने के नाते ऐसा जिगरा रखता है। जिना के इस जवाब ने आइसो फेडरेशन की रेबल आर्मी का दिल जीत लिया था।
वो दांते के ही पीछे जिना की तारीफ करने लगते हैं। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि सभी का मुंह बना हुआ है क्योंकि रेने ने उन्हीं फलों से खाना बनवाया है जो न जाने इंसानों के खाने लायक है भी या नहीं पता नहीं। वहाँ अचानक आशुरान असिस्टेंट कमांडर क्यूबेरी की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। क्यूबेरी ने तो रिने का भी ध्यान खींच लिया था और तभी से रिने थोड़ी परेशान सी दिख रही है। अब अगले दिन जिना आइसो रेबल आर्मी के कुछ सोल्जर्स के साथ एल्विन फॉरेस्ट में छानबीन के लिए जाती है और वहीं दूसरी तरफ दांते जिना को कोस रहा था। क्यूबेरी भी दांते की बातों का सपोर्ट करती थी। वो बोलती है कि कमांडर को तो कैंप में डटे रहकर अपनी आर्मी को आदेश देने का काम करना चाहिए और इसी तरह क्यूबेरी दांते को बहकाए जा रही थी। शाम तक जिना भी लौट आई थी। अब क्योंकि उसे आइसो रेबल आर्मी का भरोसा जीतना था इसीलिए वो फेलन के बिना ही उनके साथ चली गई थी, जिस बात को लेकर फेलन बहुत ही गुस्सा है। उसे पूरे वक्त जिना की चिंता सता रही थी। वैसे आज का सर्च मिशन बेहद ही कामयाब रहा। उन्हें एल्विन फॉरेस्ट में सेलेस्टियल्स के पैरों के निशान मिले और कुछ ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहां से किसी को पता चले बिना वो अपना काम कर सकते हैं। वैसे इस मीटिंग में दांते और उसके असिस्टेंट क्यूबेरी नहीं आए थे। जिना की कामयाबी उन्हें चुभ रही थी। क्यूबेरी दांते को सलाह देती है कि लोगों की नजर वापस महान बनने के लिए दांते को जिन्हा से भी कुछ बड़ा करना होगा और इसके लिए उसके पास प्लान था। उसी रात दांते बेन से आर्मी तैयार करने को कहता है। वो लोग एल्विन फॉरेस्ट के लिए निकलेंगे। उनका प्लान था एल्व्स और एंजल्स को बंदी बनाना। जब बेन ने पूछा कि ये सब होगा कैसे, तब दांते जवाब देता है कि उसने पहले ही एल्विन फॉरेस्ट की छानबीन के लिए कुछ लोगों को भेजा है। दांते किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने तुरंत ही निकलने का फैसला कर लिया था और वो चाहता था कि जिना को इस बात की खबर बिल्कुल पता न चले। मैं आपको बता दूं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। बस क्यूबेरी ने दांते को भड़काया कि अगर वो एंजल्स और एल्फ को बंदी बना लेंगे तो दांते वापस सभी की नजरों में महान बन जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ रिने अब तक जिस बात को लेके परेशान थी, आखिर उसने वो सबको बता ही दिया था। रिने को लगता है कि क्यूबेरी कोई इंसान नहीं है। अगले दिन की सुबह एल्विन फॉरेस्ट में दांते और उसके सिपाही गायब थे। वहाँ सिर्फ उनके हथियार ही पड़े हुए थे। अचानक सीन सेलेस्टियल के हीरो एल्फ्रिया पर जाता है जो अपने ही स्पीशीज के लोगों को खत्म करने की बात कर रहा था सिवाय एंजल्स के। उसका कहना था कि ये दुनिया सिर्फ एंजल्स की है और बाकी प्रजाति सिर्फ इस दुनिया को गंदा कर रही है। ग्रेट एल्डर और एक और एल्फ्रिया को समझाने के लिए आए थे, लेकिन तभी वो लोग उसके पीछे लास्ट राइजर को देखते हैं। वो नहीं जानते थे कि एल्फ्रिया के पीछे ये क्या चीज है। तभी एल्फ्रिया ग्रेट एल्डर को एक क्रिस्टल में जमा देता है और इस दौरान वो दूसरी एल्फ उस जगह से नीचे गिर गई थी। जब उसे होश आया तो वो एल्फ के गांव में थी। वहाँ के लोग उसके लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। वो सब जानना चाहते थे कि ग्रेट एल्डर कहाँ है। इस एल्फ का नाम रेरेन है और ये सभी सेलेस्टियल्स को इकट्ठा होने को कहती है। उसने बंदी बनाए गए ह्यूमंस के बारे में भी कुछ सोचा हुआ था। यहाँ जिना और बाकी सब एल्विन फॉरेस्ट आए हुए थे दांते और बाकी सबका पता लगाने के लिए। काई को शक है कि क्यूबेरी एक जासूस एल्फ थी। अगर एल्फ के नुकीले कान छिपा दिया जाए तो एल्फ पूरे इंसानों जैसे ही दिखते हैं। जिना का मानना था कि अगर काई की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो इस रेबल आर्मी में और भी जासूस हो सकते हैं। उन्हें जंगल के अंदर अपने साथियों के हथियार पड़े मिलते हैं। सामने एक पेड़ पर एक ट्रैप बना हुआ था। शायद वो लोग इसी में फंस गए थे। तभी काई बताता है कि असल ट्रैप तो ऊपर बना हुआ है। सेलेस्टियल्स ने झांसा देने के लिए जानबूझ के सामने ट्रैप बनाया था ताकि कोई ऊपर ट्रैप होने का अंदाजा भी न लगा सके। ये सब भी काई ने अपनी ही दुनिया में सीखा था। अचानक रेने को वहाँ किसी की महक आती है। वो उन्हें एक जगह लेकर गई जहाँ वो महक आना बंद हो गई। अचानक वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अभी भी वो लोग एल्विन फॉरेस्ट में ही थे, बट एल्विन फॉरेस्ट के कौन से हिस्से में वो नहीं जानते। अचानक वहाँ एक बेबी गेट फेरी तितली पकड़ते हुए वहाँ जाती है। तितली को पकड़ने के चक्कर में वो उनसे ही टकरा गई थी। वो उनसे पूछती है कि मुझे आपसे मैजिक क्यों नहीं महसूस हो रहा। बेबी फेरी को लग रहा था कि ये लोग एल्फ हैं, पर जब उसे पता चला कि ये लोग इंसान हैं, वो फेरी डर के वहाँ से भागने लगती है। उसे डर था कि इंसान उसे खा जाएंगे। बेबी फेरी का पीछा करते हुए वो लोग सेलेस्टियल्स के गांव पहुंच गए थे। गेट कीपर उन पर हमला करने ही वाली थी, पर क्यूबेरी उन्हें रोक देती है। जिना क्यूबेरी से दांते और बाकी लोगों के बारे में पूछती है। क्यूबेरी बोलती है कि वो सभी जिंदा हैं, पर पैरालाइज होने के कारण वो 2 दिन तक हिल भी नहीं पाएंगे। वो कहती है कि वो सभी को जिंदा छोड़ देगी।
लेकिन इसके बदले उसकी एक शर्त थी कि उन्हें एंजल्स के खिलाफ लड़ना होगा। वो उन्हें रीरैन के पास ले जाती है। रीरैन बोलती है कि तुम लोग पहले इंसान हो जो हमारी दुनिया में आए हैं, तुम्हारा स्वागत तो नहीं होगा, लेकिन अपनी खुशनसीबी समझो। उसने जिन्ना के बारे में सुना हुआ था कि उसी ने डीमंस के हीरो को हराया है। वो उससे उसके एल्वन गारमेंट के बारे में पूछती है कि ये उसे कहां से मिला। जिन्ना बताती है कि ये उन्होंने 10 साल पहले डीमन से हासिल किया था। अब क्योंकि ये सीधा एल्फ से नहीं चुराया गया है, इसीलिए रीरैन इसे नजरअंदाज कर देती है। वो उन्हें एक ऑफर देती है, वो लोग उनके लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन बदले में उन्हें ग्रेट एल्डर को बचाना होगा। रीरैन बताती है कि उनके लॉर्ड एल्फ्रिया पूरी तरह बदल चुके हैं। वो पहले बहुत ही अच्छे और दयालु हुआ करते थे, फिर एक दिन अचानक ही उन्होंने मांग की कि एल्फ्स, डॉर्फ और एंजल्स उनके गुलाम बन जाएं। जब ग्रेट एल्डर और रीरैन सभी प्रजातियों की ओर से लॉर्ड एल्फ्रिया से बात करने गई तो उन्होंने उनकी बात सुनी ही नहीं, बल्कि उन्होंने ग्रेट एल्डर को बंदी बना लिया। रीरैन किसी तरह अपने आप को बचा पाई थी। एल्फ्स अपनी ही प्रजाति में लड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो ये काम इंसानों से करवाना चाहते हैं। फेलन बोलती है कि ये तुम्हारी चाल भी तो हो सकती है। क्यूबेरी अपने आप को दाव पे रख लेती है। वो उन्हें एंजल पैलेस तक लेके जाएगी। अगर इस बीच उन्हें बिल्कुल भी लगा कि एल्फ्स उन्हें धोखा दे रहे हैं, ये सेलेस्टियल्स की चाल है, तो वो वहीं उसे तुरंत खत्म कर सकते हैं। फेलन इनकार कर देती है। एक कठपुतली की कीमत उनकी 6 जान के बराबर नहीं है। फेलन और जिना और जाने दाव पे लगाने को कहते हैं, या फिर कोई कीमती जान। तो रीरैन बोलती है कि वो उनके साथ जाएगी। ये सेलेस्टियल्स की तरफ से बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि अगर इंसान हार गए तो यहाँ के हालात और भी पेचीदे हो जाएंगे। लेकिन रीरैन की कुर्बानी से एंजल्स के अलावा बाकी प्रजाति एंजल्स की बात मान लेंगी। फिर सेलेस्टियल्स के बीच में लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। फिर इसके बाद सिल्क अपने मैजिक से फ्लोटिंग लीव्स को बुलाती है, जिस पर सवार होकर वो लोग एंजल पैलेस के लिए निकल पड़ते हैं। रात काटने के लिए वो लोग जंगल में रुक गए थे और काई जागकर पहरा दे रहा था। तभी रीरैन काई के पास आती है। काई उसको देखकर चौकन्ना हो गया था। रीरैन बोलती है कि वो हमला करने के इरादे से नहीं आई है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट तक तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगी। वो तो काई से बात करने आई है। उसने जिना से सुना कि काई और रेने ने ही वेनेसा को हराया था। काई यहाँ अंदाजा लगाने लगता है कि रीरैन जासूसी कर ये जानना चाहती है कि उसने वेनेसा को कैसे हराया। पर सवाल ये था कि काई का वो हथियार क्या लॉर्ड एल्फ्रिया पर भी काम करेगा। ये लोग कल एंजल पैलेस तक पहुंच जाएंगे, जहां उनका सामना सेलेस्टियल्स के हीरो लॉर्ड एल्फ्रिया से होगा, और अगर वो लोग हारे तो मारे जाएंगे। रीरैन काई को चेतावनी दे देती है, अगर काई कल डर से भागा तो वो उसे एल्वन फॉरेस्ट से जिंदा तो नहीं जाने देगी। काई भी रीरैन से एक सवाल पूछता है, क्या वो सिड नाम के किसी को जानती है। पर रीरैन जो एल्फ श्राइन मेड है, जिनको दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, उसने भी ये नाम काई के मुंह से ही पहली बार सुना है। वेनेसा ने काई को बताया था कि इस दुनिया का पुनर्जन्म हुआ है और ये काम किसी प्रजाति के हीरो का ही है। अगले दिन ये लोग उस पेड़ के नीचे थे जिसके ऊपर कई सारे उड़ने वाले पैलेस हैं और जिसमें लॉर्ड एल्फ्रिया रहते हैं। वही एंजल पैलेस है। वहां तक पहुंचने के द्वार को आधुनिक तरीके से सेलेस्टियल्स ने सुरक्षित किया हुआ था। काई उससे पूछता है, क्या इतनी सुरक्षा इंसानों से बचने के लिए है। रीरैन बोलती है कि इंसानों से कौन डरता है, ये तो स्पिरिट्स, मिथिकल बीस्ट्स और डीमंस से बचाने के लिए है। काई बोलता है कि डीमंस भी यही सोचते थे और डीमंस की ही तरह एंजल्स की ज्यादातर आर्मी बॉर्डर पर ही होगी। रीरैन इम्प्रेस हो गई थी। अब उसे समझ आने लगा था कि ये लोग डीमंस से किस्मत से नहीं जीते हैं। खैर, ये लोग उस पेड़ के टॉप पर थे जहाँ से एंजल पैलेस साफ दिखाई दे रहा था। अचानक रीरैन को एक अजीब सी महक का एहसास होता है। जब उन्होंने पैलेस के अंदर जाकर देखा तो वहाँ आग लगी हुई थी और कई एंजल्स जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। वो लोग पैलेस के और अंदर जाते हैं और अचानक उन पर हमला होता है। ये हमला वॉर एंजल विशियस ने किया था। उसने रीरैन को देखते ही उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दिया। रीरैन को ये देख बुरा लगा कि विशियस भी उनके खिलाफ हो गई है। रीरैन उससे पूछती है कि एंजल्स का ये हाल उसने ही किया है। विशियस बोलती है कि वो लॉर्ड एल्फ्रिया की गुलाम है और जो वो बोलते हैं वो वही करती है। पर जिन एंजल्स ने लॉर्ड एल्फ्रिया की बात नहीं मानी, उनको सजा लॉर्ड एल्फ्रिया ने खुद दी और यही हाल ग्रेट एल्डर का होगा, जो बाकी लोगों के लिए चेतावनी होगी, जो भी लॉर्ड एल्फ्रिया की बात नहीं मानेगा। काई वॉर एंजल पर हमला कर देता है और फेलन, साकी और आशुरान भी उसकी मदद करते हैं। उन्होंने वॉर एंजल को वहीं रोक लिया था और बाकी सब पैलेस में आगे बढ़ जाते हैं, जहां उन्हें रोकने को
ताकतवर रफाइलो खड़ा था। रिने सभी को आगे बढ़ने को कहती है। तुम दूसरों के लिए अपनी जान दे दोगी? पर रफाइलो अनजान था कि उनके जाते ही रिने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएगी। पैलेस के टॉप को कई बैरियर से प्रोटेक्ट किया हुआ था। अगर इनके साथ रिरैन न होती तो ये लोग कभी इस जगह को पार ही नहीं कर पाते। इस दौरान जिना काई से वो बात कहती है जो वो काई से कब से कहना चाहती थी। वो माफी मांगती है कि वो काई की सबसे मुश्किल लड़ाई वेनेसा के साथ उसमें वो उसका साथ ना दे सकी, लेकिन इस बार ये गलती वो वापस नहीं दोहराएगी। आखिर ये लोग उस जगह पहुंच चुके थे जहां ग्रेट एल्डर को कैद किया हुआ था, लेकिन उसके साथ ही लॉर्ड एल्फ्रिया भी वहां मौजूद था। वो कहता है कि सारे आशीर्वाद स्वर्ग से धरती पर भेजे जाते हैं, यही नियति है और इन आशीर्वाद पर सिर्फ एंजल्स का हक है। दूसरी ओर वॉर एंजल भी फेलन के पास ये हथियार देख हैरान थी। ये मिथिकल बीस्ट की ग्रेट फैंग तलवार है जिसके आपस में टकराने से इनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। वॉर एंजल बोलती है कि सेलेस्टियल्स भी ऐसे मैजिकल आइटम्स बनाते हैं, इसीलिए उसे इन सब की जानकारी है। तो फेलन बोलती है फिर भी तुम्हारा सन की हीरो उन्हें गुलाम बनाना चाहता है। दूसरी तरफ रिने की ताकत को देख रफाइलो भी इम्प्रेस हुआ। रिने के पास जो ताकत है वो रफाइलो के आर्मर को भी भेज सकती है, पर वहीं रिने को ये सब झूठ लग रहा था क्योंकि उसके इतने अटैक्स के बाद भी रफाइलो पर कुछ खास असर पड़ा नहीं है। रफाइलो ऐसी ताकतवर जीव की असलियत जानना चाहता था, लेकिन रिने तो खुद नहीं जानती कि वो क्या चीज है। लेकिन जब तक काई उसके साथ है उसे फर्क भी नहीं पड़ता। और यहाँ एल्फ्रिया ग्रेट एल्डर को खत्म करने की बात कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर रिरैन उस पर हमला कर देती है। तो एल्फ्रिया भी उस पर बहुत बड़ा क्रिस्टल छोड़ देता है। अगर काई कोड होल्डर से बीच में नहीं आता तो यहाँ रिरैन की जान जा सकती थी। एल्फ्रिया काई से पूछता है क्या तुम सच में इंसान हो या इंसान के रूप में कोई एल्फ तो नहीं, क्योंकि तुम इंसान होकर एल्फ को क्यों बचा रहे हो? वैसे एल्फ्रिया का ये हमला इतना करीबी था, अगर काई से हल्की भी चूक होती तो दोनों की जान जा सकती थी। इसीलिए एल्फ्रिया को भी शक हो रहा था कि ये कोई आम तलवार तो नहीं है। काई उसे बताता है कि इसी तलवार से उसने वेनेसा को मात दी थी। एल्फ्रिया ये सुन हंस पड़ता है। वो वेनेसा को बेवकूफ कहता है जो वो एक इंसान से हार गई। काई उसे ताना मारते हुए कहता है कि वो उसे ये कहने के लायक भी नहीं है। वेनेसा कैसी भी थी, लेकिन वो उसकी तरह अपने साथियों का खून नहीं बहाती थी। एल्फ्रिया अपना सीना चौड़ाकर बोलता है कि वो इसके हकदार हैं, क्योंकि वो सबसे महान है। उसकी बात न मानने वालों को वो कैसे छोड़ सकता है। अब जिना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एल्फ्रिया पे अपना लॉन्ग बो ऑफ द मून अटैक करती है, जो एल्फ्रिया के मैजिक को फाड़ कर उसके गाल पर चोट दे जाता है। अब एल्फ्रिया की वजह से काई को भी पता चल गया था कि एल्वन गारमेंट जिना के शरीर पर क्या असर डाल रहा है, लेकिन इस पर बात करने का ये सही वक्त नहीं है। एल्फ्रिया ने जिना पर हेवन थंडर छोड़ दिया था, लेकिन एल्वन गारमेंट इतना ताकतवर आइटम है कि वो हीरो तक के हमले को टाल सकता है। अब एल्फ्रिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो इस बार सभी पर दुगना ताकतवर हमला करता है, लेकिन रिरैन भी उनका साथ दे रही थी। वो अपने बैरियर से सबको बचा लेती है, पर अब तक उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि एल्फ्रिया को मात देने के लिए उन्हें ग्रेट एल्डर की मदद लेनी होगी। रिरैन और काई दोनों ग्रेट एल्डर को छुड़ाने को भागते हैं और एल्फ्रिया उन पर हमला कर देता है, लेकिन काई ने इस हमले का भी जवाब दे दिया था। एल्फ्रिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। रिरैन ग्रेट एल्डर को छुड़ाने के लिए 11 रेयर एल्वन आइटम्स में से एक डैगर का यूज करती है, पर उस क्रिस्टल के सामने उसका ये हथियार भी टूट गया। अब जाके रिरैन ने इस चीज का एहसास किया। ग्रेट एल्डर जो हीरो के बाद सबसे ताकतवर हैं, उनको एक ऐसे क्रिस्टल में कैद रख पाना, एल्फ्रिया का एक ऐसे वेपन का यूज करना जो उसके बैरियर को तोड़ सकता है, और एक ऐसी बैल का यूज करना जो बिजली गिरा सकती है, और एक छड़ी जो रेड ब्लेड को बुला सकती है। एल्फ्रिया भले ही हीरो हो, लेकिन वो भी इतने मैजिकल आइटम्स का यूज नहीं कर सकता। एल्फ्रिया कभी इतना ताकतवर नहीं था। रिरैन के मन में सवाल था, क्या उसकी इसी ताकत ने एल्फ्रिया को बदल दिया है? और तभी एल्फ्रिया के पीछे लास्ट राइजर 2.0 दिखती है। दूसरी तरफ रिने और रफाइलो के बीच अब तक लड़ाई जारी थी। रिने अपने मैजिक को इकट्ठा करती है और ऐसा ताकतवर पंच मारती है कि रफाइलो का आर्मर टूट जाता है। यहाँ वॉर एंजल के खिलाफ लड़ाई में उनको भी वॉर एंजल की कमजोरी का पता चल गया था। वो लोग
मिलके उसके पंखों पर हमला करते हैं और उसे हथियार गिराने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ रफाइलो रिने को आगे जाने देता है। उसे यकीन है कि रिने अपने मैजिक से ग्रेट एल्डर को छुड़ा लेगी। असल में जिस दिन लॉर्ड एल्फ्रिया के अंदर पहली बार बदलाव आया था, उसी दिन से रफाइलो और वॉर एंजल इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। वॉर एंजल फैलन से उसकी ओर से उसके दोस्त ग्रेट एल्डर और रिरेन से माफी मांगने को कहती है और उन्हें पैलेस में आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन फैलन ने मना कर दिया। उसने उनका साथ देने के बजाय उनसे लड़ना चुना। तो अगर वो माफी मांगना चाहती है तो वो खुद उन्हें वहाँ तक लेके जाए जहाँ पर बाकी सब है। यहाँ लास्ट राइजर इतना ताकतवर हमला करती है कि पैलेस ही तबाह होने लगता है। उस प्रेशर से जिना पैलेस से नीचे गिरने वाली थी, पर अचानक ही लास्ट राइजर पर बो ऑफ द मून अटैक होता है, जिसका उसके ऊपर कुछ खास असर तो हुआ नहीं, पर हम देखते हैं कि रिने ने जिना को बचा लिया है और इसके साथ ही जिना के सामने रिने की असलियत का खुलासा हो गया है। जिना बोलती है कि वो लड़ाई के बाद सब सच जानना चाहेगी। एल्फ्रिया भी रिने को देखिए बोलता है, अब ये घटिया जानवर कौन है? काई सीधा सवाल उससे करता है, क्या वर्ल्ड रिइंकार्नेशन के पीछे उसी का हाथ है? पर वेनेसा के ही जैसे एल्फ्रिया को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब काई प्रॉफिट सिड के बारे में पूछता है तो एल्फ्रिया का सिर दर्द होने लगता है, जैसे उसे कुछ याद आने लगा हो। लास्ट राइजर एल्फ्रिया का गला दबा देती है और उसे इस दुनिया से इरेज करने लगती है, क्योंकि उसने सिड शब्द का यूज किया था, ठीक वेनेसा की तरह। देखते ही देखते लास्ट राइजर 2.0 एल्फ्रिया को पूरी तरह गायब कर देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। सबको लगा कि लड़ाई ऐसे ही खत्म हो गई। फिर तभी उसी पोर्टल से बहुत सारी डार्क एनर्जी पैदा होने लगती है। एल्फ्रिया वापस लौट आया था, लेकिन इस बार एक नए रूप के साथ। उसकी आंखें, उसके पंख कुछ अलग दिख रहे थे। उसका कहना था कि सेलेस्टियल्स के हीरो की मेमोरीज उसके अंदर डाली जा रही हैं। लॉर्ड एल्फ्रिया को फिर से बनाया गया है। काई को याद आता है कि ऐसा ही तो दुनिया के बदलते वक्त भी हुआ था। एल्फ्रिया उनके ऊपर मैग्निफिकेंट हमला करता है, जो अब इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने रिने के बैरियर को तोड़ सभी को घायल कर दिया था। और ये हमला उसने बिना मैजिक आइटम यूज किए किया था। रिरेन एल्फ्रिया को होश में आने को कह रही थी। वो बोलती है कि उसके पंख रो रहे हैं, उसकी ताकत नहीं बढ़ रही बल्कि उसकी लाइफ स्पैन घटती जा रही है। सेलेस्टियल्स मैजिक आइटम्स का यूज करते हैं क्योंकि उनका मैजिक उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एल्फ्रिया पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो वापस उस पर हमला कर देता है। रिरेन ने उस हमले को अपने 7 गार्जियन बैरियर से रोकने की कोशिश की, लेकिन एल्फ्रिया उसके सारे बैरियर को तोड़ते हुए उसके गले तक पहुंच गया। काई बीच में आ जाता है। काई को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसका खून बहाया है जो उसकी पूजा करती थी, लेकिन एल्फ्रिया को तो इन सभी बातों पे हंसी आ रही थी। तभी काई बोलता है कि ये एल्फ्रिया है ही नहीं, ये सिर्फ उसकी नकल है। इन दोनों की लड़ाई में एल्फ्रिया की तलवार बार बार टूटी और वापस अपने आप ही ठीक हो जाती, और ऐसा ही रिरेन के 7 बैरियर्स के साथ हुआ था। जैसे ही बैरियर से तलवार टूटती वो तुरंत ठीक हो जाती। एल्फ्रिया अपने मैजिक को इकट्ठा करता है और एक बड़ी तलवार को समन करता है, लेकिन तलवारबाजी में काई उससे बेहतर था, तो एल्फ्रिया उस तलवार को छोड़ देता है, जिसके वजन से पूरा पैलेस तबाह होने लगता है। काई को पैलेस के तबाह होने से पहले एल्फ्रिया को हराना होगा। काई लगातार हमला करता है। वो उसके बैरियर को तोड़ के एक हमला करने में कामयाब हो गया था, पर एल्फ्रिया को इससे भी कुछ नहीं हुआ और वो काई को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है। काई को समझ नहीं आ रहा था कि वेनेसा के जैसे एल्फ्रिया को होश क्यों नहीं आ रहा, और तभी हम देखते हैं कि इस बार रिरेन और जिना मिलकर हमला कर रहे हैं। 7 प्रिंसेस और एल्विन गारमेंट को मिला के बहुत बड़ी ताकत उत्पन्न हो रही थी। ये हमला बस एक बार ही होगा, तो ये जरूरी था कि ये एल्फ्रिया को ही जाके लगे। आखिर वो हमला एल्फ्रिया को जाके लगा। उस जगह का वो हिस्सा गायब हो गया, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। वो अभी भी लड़ पा रहा था। एल्फ्रिया का गुस्सा हद पार कर गया, पर इससे पहले वो काई को मार पाता, काई ने उसके शरीर को घुमा दिया और उसके वीक पॉइंट पर पूरी ताकत से हमला किया। आखिरकार एल्फ्रिया
उस डार्क एनर्जी के चंगुल से आजाद हो गया। वो होश में आते ही सभी को तुरंत यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि ये जगह तबाह होके ढहने वाली है। ग्रेट एल्डर भी आजाद हो गई थी। एल्फ्रिया ने अपने पंखों को खो दिया है। उससे अपने किए का एहसास हो रहा था। वो रिरेन से सभी को सच बताने को कहता है। उसका मानना है कि सेलेस्टियल्स को हक है ये जानने का कि ये सब किसने किया है, और वो काई को एक जरूरी बात बताता है। वो सिड से मिला था। सिड ने उससे कहा था कि उसका अस्तित्व होना चाहिए। एल्फ्रिया को उसकी वो बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो किस चीज की बात कर रहा था? क्या वो अपनी बात कर रहा था या किसी चीज की बात कर रहा था? लेकिन वो ये देख पा रहा था कि सिड किसी चीज को लेके बहुत परेशान था। एल्फ्रिया बोलता है कि ये हो रही सारी गलत चीजों के पीछे जिसका हाथ है वो है नफरत। काई को उस नफरत को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और ये कहकर एल्फ्रिया भी वेनेसा की तरह गायब हो जाता है। ग्रेट एल्डर ने सभी को बचा लिया। रफाइलो सभी से माफी मांगता है जो वो अपने लॉर्ड में बदलाव देखे जाने के बाद भी चुप रहा। वैसे काई उससे पूछता है क्या ये सब लास्ट राइजर के आने के बाद से ही शुरू हुआ था। वो बताता है कि लास्ट राइजर के आने के बाद से ही लॉर्ड एल्फ्रिया सभी से दूर से रहने लगे। एल्फ्रिया उसे अपना दोस्त बताता था। काई को याद आता है कि उसने सबसे पहले लास्ट राइजर को तब देखा था जब वो रिने के पीछे थी। लड़ाई के वक्त से ही रिने बेहोश पड़ी थी। उसे वापस वही सपना आ रहा था। वो डर से उठ जाती है और काई को कस के गले लगा लेती है। रिने के होश में आने के बाद काई की जान में भी जान आई और जिना वहाँ ऑकवर्ड हो रही थी। वो तो शुरू से यहाँ पर थी, पर काई से अलग रिने का ध्यान ही कहाँ जाता है। खैर, जिना अब वो सच जानना चाहती है जो वो दोनों शुरू से उसे छिपा रहे हैं। रिने जिना को सब सच बता देती है। वैसे जिना को फेलन ने पहले ही सतर्क रहने को कहा था और उसे भी शक होता था कि रिने इंसान नहीं है, पर उसे बुरा तो लगा है कि दोनों ने उससे ये बात छुपाई। काई जवाब देता है कि रेबल आर्मी के कमांडर से वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो रिने को सजा दे देती। खैर, काई ने जिना को रिने के होश में आने से पहले ही सब सच बता दिया था कि कैसे वो लोग वेनेसा से लड़े और जिना की कई बार जान बचाई। उन्होंने इतना कुछ उसके लिए किया है तो जिना उस पर भरोसा तो कर सकती है। रिने बोलती है कि उसके लिए तो काई का साथ ही काफी है, लेकिन उसे बहुत खुशी है इस बात की कि जिना भी उस पर भरोसा करती है। तभी जिना रिने से एक रिक्वेस्ट करती है। वो रिने के पंखों को छूना चाहती थी। रिने मान तो जाती है, लेकिन ऐसा करने से उसे गुदगुदी हो रही थी। जब जिना को ये पता चला तो वो और करने लगती है। अगले दिन इंसानों और एल्फ्स के बीच एक समझौता हुआ कि 1 साल तो ना तो कोई इंसान एल्विन फॉरेस्ट में आएगा, ना ही कोई सेलेस्टियल इंसानों के बीच जाएगा। दोनों स्पीशीज के लोगों को ये समझौता मंजूर था। इसके साथ ही एल्फ्स की तरफ से उन्हें कुछ तोहफे दिए गए, जैसे जिना को लॉन्ग बो ऑफ द मून स्वॉर्ड दी गई। इससे पिछली वाली उस हमले में तबाह हो गई थी। और काई को ओरिजिनल एल्विन बुलेट्स मिलती हैं, जिनकी डुप्लीकेट से काई मैजिकल्स अटैक को रोका करता था। ये रिरेन ने बनवाई है खास काई के लिए। ये सब उनकी तरफ से एक भेंट थी, क्योंकि उनकी वजह से सेलेस्टियल्स के बीच जो लड़ाई हो सकती थी वो टल गई। वैसे इसके बाद ये लोग स्पिरिट्स या तो मिथिकल बीस्ट्स का सामना करने सफर पर निकलने वाले हैं, जिसका रास्ता एल्विन फॉरेस्ट से ही होके जाएगा। ग्रेट एल्डर अपनी ओर से उनके साथ एक साथी भेजना चाहती थी जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके, लेकिन जिना ने साफ मना कर दिया था। पर असल में सेलेस्टियल्स खुद भी ये जानना चाहते थे आखिर उनके लॉर्ड एल्फ्रिया को क्या हुआ था। वो बताती हैं कि इन सब की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी, जब लॉर्ड एल्फ्रिया ने पश्चिम से घुसे एक घुसपैठिए को पकड़ा था। वो घुसपैठिया और कोई नहीं, मिथिकल बीस्ट्स का हीरो फैंग किंग राट ही थी। रफाइलो ने भी उन्हें देखा था। उस वक्त वो दोनों बिल्कुल अकेले थे और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। उसी दिन से लास्ट राइजर 2.0 एल्फ्रिया के साथ दिखाई देने लगी। यही वजह है कि सेलेस्टियल्स अपनी ओर से किसी को भेजना चाहते हैं ताकि वो इसके पीछे का सच जान सके। तभी रिरेन ग्रेट एल्डर के फैसले पर सवाल करती है, आखिर कौन ही सेलेस्टियल इनके साथ जाएगा? इनके साथ जाना यानी इनका गुलाम बनना, और अगर समझौता टूटा तो सबसे पहले वही मारा जाएगा। तो ऐसे हालात में कौन ही सेलेस्टियल इनके साथ जाने को मानेगा? ग्रेट एल्डर उसकी बात काटते हुए बोलती है कि तुम्हें ही जाना है। रिरेन को तो यकीन ही नहीं होता कि उसे ही क्यों जाना है। ग्रेट एल्डर का कहना था कि जब से वो काई से मिली है तब से वो उसके पास ही मंडराती रहती है, और रिने भी उनकी बात में हामी भरती है और पूछती है, क्या तुम मेरे काई के पीछे पड़ी हुई हो? रिरेन को तो बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था।
इसीलिए वो काई को कुछ कहने को कहती है। काई कहता है कि उसे भी अच्छा लगेगा अगर रिरैन उनके साथ जाए तो, और ऐसे ही बिना रिरैन से पूछे फैसला हो जाता है। इसके बाद ये लोग आइसो फेडरेशन वापस लौट आए थे। उनके बीच समझौते की बात हुई और ये इंसानों के लिए वाकई फायदेमंद सौदा था। वैसे दांते का कहना था कि अब तक जिना जो तरीके यूज करती आई है, अब यहाँ से आगे वो काम नहीं आएंगे। डीमंस और सेलेस्टियल्स की हार के बाद अब स्पिरिट्स और मिथिकल बीट्स उन्हें हल्के में नहीं लेंगे। तो जैसा इस बार नहीं हो पाया, आइसो रेबल आर्मी और उर्जा रेबल आर्मी साथ में काम नहीं कर पाई। ये लापरवाही अगली लड़ाई में उनके लिए नुकसान की वजह बन सकती है। इन लोगों का अगला कदम यूनो फेडरेशन की ओर होगा, जहां उन्हें स्पिरिट्स की हीरो किरुगेन क्योको का सामना करना है। यूनो रेबल आर्मी का कमांडर बालमंक है, जिसकी तारीफ दांते भी करता है और हमें पता चलता है कि वो फेलन का पुराना साथी भी था और फेलन भी उसको बहुत मानती है। दांते एक बार फिर उन्हें ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने लड़ने का तरीका बदलना होगा, और तभी फेलन दांते से माफी मांगते हुए बोलती है कि अगर वो अपने घमंड को छोड़ दें तो अच्छे लीडर बन सकते हैं। दांते कहता है कि वो ये जिम्मेदारी जिना पर छोड़ रहा है। जिना को ह्यूमैनिटी का लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, वो बस चाहती है कि पांचों प्रजातियों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए। दांते उन्हें जल्दी निकलने को कहता है, इससे पहले स्पिरिट्स या मिथिकल बीस्ट्स कोई हरकत करे। यहाँ दूसरी तरफ मिथिकल बीस्ट की हीरो राठी स्पिरिट्स की हीरो किरुगेन का वेट कर रही थी। उनके बीच सेलेस्टियल्स के हीरो और डीमंस के हीरो की हार की बात चल रही थी, जिस पर राठी दुखी होने का नाटक करती है। लेकिन किरुगेन उसे अच्छे से जानती थी और यहाँ उनकी मुलाकात बातचीत करने के लिए नहीं, एक दूसरे को खत्म करने को हुई है। दोनों स्पीशीज के हीरो काफी ज्यादा ताकतवर थे। वो दोनों एक दूसरे के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन किरुगेन के पास वाटर मैनिपुलेशन का एडवांटेज था। जब उसने राठी को लगभग हरा ही दिया था, तब अचानक राठी के पीछे लास्ट ट्राइजर प्रकट हो जाती है, जिसने रिकुगेन को बूंदों में बिखेर दिया था। दूसरी तरफ काई और रेबल आर्मी अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ी थी, पर यहाँ रिने का मुंह फुला हुआ था, क्योंकि रिरैन आगे यानी काई के बगल में बैठकर डायरेक्शन गाइड कर रही है। रिरैन रेने को चिढ़ाती है कि वो उससे ज्यादा काम की। वैसे इन्हें यूनो फेडरेशन पहुंचने में 3 दिन तक का वक्त लगेगा और रिरैन की पहचान छिपाने के लिए वो लोग रिरैन को आइसो फेडरेशन की प्रोफेसर बताने वाले हैं। और बात रही रिरैन के कानों की, तो रिरैन के पास ऐसा मैजिक है जिससे जो लोग उसकी पहचान नहीं जानते उनको वो इंसान ही दिखेगी। यहाँ फेलन को जंगल में कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिनको देखने से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे ये मिथिकल बीस्ट के दांतों से बने निशान हैं। पर ये जगह तो अभी भी आइसो फेडरेशन में ही आती है। ऐसा इनके साथ दूसरी बार हो रहा है, यानी कि मिथिकल बीस्ट्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब थोड़ी फैन सर्विस के बाद जिना रिरैन और रिने से एक सवाल करती है, और यही सवाल उसने काई से भी किया था। ये सवाल लास्ट ट्राइजर को लेके था। काई के साथ बात करने के बाद उसे पता चला कि काई की दुनिया में भी लास्ट ट्राइजर जैसा कुछ नहीं था। लेकिन जहां तक काई ने अब तक ऑब्जर्व किया है कि लास्ट ट्राइजर हर स्पीशीज के हीरो को मॉनिटर करती है और तब उन्हें खत्म करने को तैयार हो जाती है जब वो सिड का नाम लेते हैं। अभी तक उन्हें लास्ट ट्राइजर के बारे में इतना ही पता है। रिरैन को भी लास्ट ट्राइजर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अचानक रिने वहाँ घबराने लगती है। हमें पता चलता है कि रिने लास्ट ट्राइजर से बहुत डरती है, लेकिन उसे लास्ट ट्राइजर से क्यों डर लगता है वो इस सवाल का जवाब नहीं जानती। जब जिना रेने को दिलासा दे रही थी, तभी अचानक जंगल में कोई हलचल होती है। हम देखते हैं कि एक मिथिकल बीस्ट ने उन पे हमला कर दिया है। काई और फेलन एक साथ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे हराना इतना भी आसान नहीं था। ये मिथिकल बीस्ट कुछ तो अलग था। अब तक के देखे गए मिथिकल बीस्ट में ये सबसे ताकतवर था। फ्लैश बॉम्ब का यूज करके वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। इसको हराने के लिए एक ताकतवर प्लान की जरूरत थी, पर इनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो मिथिकल बीस्ट को हराने के काम आ सके। फेलन चाहती थी कि सभी लोग उस बीस्ट का ध्यान भटकाएं ताकि जिना बाकी सिपाहियों के साथ यहाँ से निकल सके। पर जिना काई से पूछती है कि वो उसे कैसे हरा सकते हैं। जाहिर सी बात थी, अगर मिथिकल बीस्ट और स्पिरिट्स के हीरो को हराना है तो उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना होगा। काई बताता है कि मिथिकल बीस्ट का वीक पॉइंट उनका माथा होता है, जहां उनके शरीर का वाइटल ऑर्गन होता है। लेकिन चुनौती तो यही थी कि वहां हमला कैसे किया जाए। जिना एक प्लान बनाती है। रेबल आर्मी के कुछ सोल्जर जंगल में फैल जाते हैं और उसके माथे पर हमला करने लगते हैं, और फेलन भी मौका बनाती है ताकि काई उसके ऊपर इस बॉल का यूज कर सके, जिससे ये बीस्ट कुछ देर ना तो कुछ देख पाएगा ना तो कुछ सुन पाएगा। रिने उसके माथे पर थंडर अटैक करती है, जिसके दर्द से वो पागल होने लगता है।
इस मौके पर काई उसके वाइटल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और रिने को बचाने के चक्कर में वो खुद घायल हो जाता है। पर जो जिना का प्लान था उस बीस्ट को एल्फ्स के ट्रैप में फंसाना, उसमें ये लोग कामयाब हो गए थे। यहाँ काई के शरीर से खून निकलता देख रिने पैनिक करने लगती है। ऐसे हालात में काई को देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काई को मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई और रिने पूरी रात भर काई से ही चिपकी रही। काई के सोते दौरान हम एक आवाज को सुनते हैं जो शायद काई को अपने पास बुला रही थी। वो आवाज कहती है कि तुम चुने हुए हो, तुम वो हो जिसने टैबू वर्ड को एक्टिवेट किया है। जब उन सबकी आंखें खुली तो हमें पता चला कि चारों ने एक ही सपना देखा है। रिरैन उन्हें उस जगह ले जाती है जो उन्होंने सपने में देखी थी। रिरैन बोलती है कि वो बकवास जगह है क्योंकि सेलेस्टियल्स ने तो नहीं बनाई। रिरैन को लगता है कि वो जगह इंसानों ने बनाई है, पर एल्विन फॉरेस्ट में कौन इंसान आएगा और ऐसी चीज बनाएगा? इस सवाल का जवाब तो रिरैन भी नहीं दे सकती। काई उन्हें मेगालिथ के बारे में बताता है। कुछ ऐसी जगह हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, पर किसने और कैसे बनाई ये कोई नहीं जानता। काई की दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनमें से एक है ग्रेवयार्ड। खैर, वो लोग उस जगह के सामने थे जो उन्होंने सपने में देखी थी। अचानक वही आवाज उन्हें इंसान काफी सालों से प्रोफेटिक गॉड की पूजा करते आ रहे हैं और इसीलिए जब पांचों प्रजातियों का वो महायुद्ध हुआ था तब इंसानों की रक्षा के लिए प्रोफेटिक गॉड ने कोड होल्डर बनाया। काई को अब जाके रियलाइज हुआ कि ये आवाज वही है जिसने काई को इस दुनिया में कितनी बार बचाया है। वैसे प्रोफेटिक गॉड ने इन्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि उनके पास एक और भविष्यवाणी है, पर इससे आगे वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। कोड होल्डर को बनाने में उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी और इसीलिए वो वर्ल्ड रिइंकार्नेशन को भी रोक नहीं पाई। काई जानना चाहता था आखिर वर्ल्ड रिइंकार्नेशन होता क्या है, लेकिन
काई उसे परेशान होने से मना करता है। उन्होंने कोड होल्डर बनाया था तो वो इंसानियत की दुश्मन तो नहीं हो सकती। अब उनके बाहर आते ही रिरैन उन पर बरसने लगती है क्योंकि उन्होंने अंदर बहुत ही ज्यादा वक्त लगा दिया था। अंदर जो भी हुआ जिना रिरैन को नहीं बताती और ना किसी को बताने देती। और इसके बाद जब वो लोग कैंप वापस जा रहे थे तब रिरैन रिने को रोक लेती है। उसे वो फल चाहिए था। ये फल एक मेडिसिन की तरह काम करता है जो किसी भी जख्म को भर सकता है, लेकिन उसको रिने की मदद चाहिए थी क्योंकि उसके पास पंख हैं। यहाँ काई जीना से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसके अंत तक उसके साथ है। कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो। अननोन रेबल आर्मी का कमांडर बालमक अपने
वो वक्त ले रही है ताकि वो उन पे वापस हमला कर सके। और वैसे भी लड़ाई रिकुगेन ने ही शुरू की थी। रिकुगेन बताती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर रही थी। काई को ये सुन हैरानी होती है क्योंकि रिकुगेन जो स्पिरिट्स की हीरो है वो इतनी जल्दी कैसे थक सकती है। रिकुगेन को काई समझदार लगा। वो उसे बताती है कि उसका सामना मिथिकल बीस्ट्स की हीरो राठी से हुआ था। वो ताकतवर थी लेकिन उसको लास्ट राइजर ने हैरान किया। और हमें पता चलता है कि सिड भी लास्ट राइजर के बारे में जानता था। रिकुगेन बताती है कि पांचों प्रजाति के हीरो अपनी प्रजाति के लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन लास्ट राइजर किसी भी प्रजाति की नहीं है। उसका इकलौता मकसद नफरत को फैलाना है। लास्ट राइजर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि लास्ट राइजर किसी की भी सगी नहीं है, पर यहाँ बालमंक अपने आप को मना नहीं पा रहा था। आखिर वो एक ही बार में समझौता कैसे कर ले उन स्पिरिट्स के साथ जिनके खिलाफ वो कितने सालों से लड़ते आ रहे हैं। जिन्ना उसे समझाता है कि वो पुरानी बातों को भूलकर इनके साथ लड़ाई रोकने को नहीं कह रहा है, पर अभी लड़ाई को टालने से लोगों की जान बचेगी। जिन्ना की बात को मानकर बालमंक अपने हथियार को नीचे रख देता है और अब धीरे धीरे रिकुगेन को सब याद आने लगा था। सिड के जाते ही लास्ट राइजर आ गई थी। उनकी पहली मुलाकात लास्ट राइजर से ग्रेवयार्ड में ही हुई थी। वेनेसा को उससे नफरत थी। एल्फ्रिया ने इनकार कर दिया। रिकुगेन को उस पर शक था। सिर्फ राठी ने ही उसे अपनाया। तब से लास्ट राइजर उसके साथ ही रहती है। राठी को ताकत का लालच नहीं है। उसे ताकतवर बनने के लिए लास्ट राइजर की जरूरत भी नहीं है। शायद राठी का कुछ और ही मकसद है। वो लोग ग्रेवयार्ड के अंदर जाते हैं। जब काई उस जगह पहुंचा जहां उसे डीमंस के ग्रेवयार्ड में कोड होल्डर मिली थी, वहां कोड होल्डर चमकने लगती है और काई को वही आवाज वापस सुनाई देती है। रिने इस आवाज को पहचानती थी। ये आवाज सिड की थी। सिड बोलता है कि उसकी एक गलती की वजह से वो रिने को बचा नहीं पाया था, लेकिन अब उन्हें उस भविष्य में पहुंचना होगा जहां वो नहीं पहुंच पाया था। कोड होल्डर उस दुनिया के दरवाजे को वापस खोल देता है और इसके अगले ही पल वो सब दूसरी दुनिया में थे। बालमंक और फैलन को लग रहा था कि वो एक बिछाए जाल में फंस गए हैं, लेकिन रिकुगेन को सामने से कोई बड़ा मैजिक सोर्स महसूस हो रहा था। वो लोग ये देख हैरान हो जाते हैं कि यहाँ एल्फ्रिया है जिसे मैजिक से सील किया हुआ है। बालमंक उसे तोड़ने वाला था क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए सेलेस्टियल्स का हीरो भी बड़ा खतरा है, पर रिरैन उसे ऐसा करने नहीं देती। रिकुगेन उसे छूकर बता देती है कि ये सिर्फ बाहर से पत्थर जैसा है, लेकिन अंदर से ये जमा हुआ है। यही वो जीरो कोड है जिसका यूज करके लास्ट राइजर हर स्पीशीज के हीरो को मिटाने की कोशिश करती है जो भी टैबू वर्ड का यूज करता है। और असल में ये जगह कोऑर्डिनेट फ्री फील्ड है। सील बॉडी के इतने करीब होने की वजह से लास्ट राइजर एक बार फिर उन्हें रोकने आ पहुंची थी। हर कोई लास्ट राइजर का सामना करने को तैयार था, लेकिन लास्ट राइजर जिना, रिरैन, फैलन और बालमंक को यहाँ से बाहर फेंक देती है और सिर्फ उन्हें ही यहाँ रोके रखा जिनके अंदर सिड की यादें हैं। यहाँ जिना ग्रेवयार्ड के अंदर वापस जा रही थी, लेकिन बालमंक और फैलन उसे रोकते हैं। वो इतने ताकतवर नहीं जो उस क्रिएचर का सामना कर सके। रिरैन भी बोलती है कि फ्री फील्ड का दरवाजा बंद हो चुका होगा और अगर उन्हें उनकी मदद करनी है तो उन्हें एक प्लान बनाना होगा, और रिरैन के पास वो प्लान था। रिकुगेन और काई लास्ट राइजर को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिने सहमी हुई वहीं खड़ी थी। उसे लास्ट राइजर को देखते ही डर लग रहा था। ऐसे हालात में रिकुगेन रिने का थोड़ा मैजिक लेके लास्ट राइजर को जमा कर उस बर्फ को तोड़ देती है, पर क्योंकि ये लोग उसी की जगह फ्री फील्ड में थे तो इस बार लास्ट राइजर को वापस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने अपने आप को तुरंत ठीक कर लिया। अगर उन्हें लास्ट राइजर को हराना है तो पहले उन्हें यहाँ से उसे बाहर ले जाना होगा। पिछली बार तो काई यहाँ से अनजाने में निकल पाया था और रिकुगेन भी इस तलवार के भरोसे नहीं रह सकती। वो एल्फ्रिया के स्टैचू को उठाती है जिससे लास्ट राइजर 2.0 पागल हो जाती है और इसी का फायदा उठा के वो लोग लास्ट राइजर को वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं। रिकुगेन लास्ट राइजर पर फायर फ्लेम का यूज करती है, लेकिन वो फिर अपने आप को ठीक कर उस हमले को वापस भेज देती है। उस हमले से सबको बचाते वक्त काई ने एक बार फिर अनजाने में गेट खोल दिया था, जिसमें कूदकर वो लोग अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं। लास्ट राइजर भी उनके पीछे आ गई थी। काई और रिकुगेन अपने अटैक से लास्ट राइजर 2.0 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिरैन कोई तो हथियार बना रही है और उसी वक्त रिकुगेन के उस हमले से वो पूरी जगह हिल जाती है। इस हमले के बाद रिकुगेन भी थक चुकी थी, लेकिन चीजें अब तक खत्म नहीं हुई थी। हम देखते हैं कि फ्री फील्ड का दरवाजा फिर से खुला है और इस बार उसके अंदर से मेन लास्ट राइजर निकल रही थी, जिससे सामना काई का कहानी की शुरुआत में हुआ था। उसकी मैजिक पावर को फील कर
रिरेन के हाथों से उसका औजार गिर गया था। इस क्रिएचर को देख रिरेन बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको याद आ गया था कि उसको भी बचाने के लिए सिड लास्ट ट्रेजर से लड़ रहा था, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर थी। सिड के होते हुए इसने रिने को कैद कर लिया था और तभी से रिने इस क्रिएचर से डरती आ रही है। काई उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। लास्ट ट्रेजर एक पोर्टल से कोड होल्डर को पकड़ लेती है। रिकुगेन उस पर हमला करती है, लेकिन उसके बैरियर को वो हमला तोड़ नहीं पाता। लास्ट ट्रेजर रिकुगेन को कैद करने लगती है, तो रिकुगेन अपने वाटर हैमर को वापस नॉर्मल कर लेती है, जिस कारण उसमें काई, रिने और एल्फ्रिया की मूर्ति उसमें बह जाती हैं। ये रिकुगेन ने जानबूझ के किया था, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। उसने इस बड़े धमाके में अपना पूरा मैजिक लगा दिया था और शायद वो खुद इस हमले में बच पाई हो। रिने के बैरियर की वजह से काई और रिने जिंदा बच जाते हैं, लेकिन लास्ट ट्रेजर ने भी इस हमले को सह लिया था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी दिख रही थी। काई और रिने वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट ट्रेजर रिने को लेके उड़ जाती है और अब वो रिने को भी डिलीट करने वाली थी। रिने डर में अपने और लास्ट ट्रेजर के ऊपर थंडर अटैक कर देती है, जिससे वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। लास्ट ट्रेजर एक बार फिर रिने पे हमला करती है, लेकिन इस बार काई बीच में आ गया था और फेलन और बालमंक भी लास्ट ट्रेजर को रोकने की कोशिश करते हैं। बालमंक उस पर ग्रेनेड फेंकता है। फेलन ग्रेट फैंग का यूज करती है और सभी सोल्जर्स बिना रुके उस पे गोलियां चलाए जा रहे थे, लेकिन लास्ट ट्रेजर रोके से नहीं रुक रही थी। रिरेन ने एक ऐसा एरो बनाया है जो हीट, एयर और मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके ऊपर लगी हुई आग नहीं बुझेगी, पर रिरेन को बस एक ही एरो बनाने का वक्त मिल पाया, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिना ठीक निशाना लास्ट ट्रेजर के माथे पर लगाती है। वो तीर आसपास की एयर, हीट, मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ऐसा धमाका हुआ कि लास्ट ट्रेजर टुकड़ों में बिखर गई थी। पर अभी तक चीजें खत्म नहीं हुई थी। लास्ट ट्रेजर किसी तरह का एन्चार्मेंट बोलने लगती है, जिससे कहानी उसी मोड़ पर आ गई थी जहां ये कहानी शुरू हुई थी। वर्ल्ड रिनकार्नेशन एक बार फिर शुरू हो गया था। काई और रिने को छोड़ सभी लोग गायब हो रहे थे। उसी पोर्टल से एक और कोड होल्डर निकलती है और लास्ट ट्रेजर ने अपना रूप सिड में बदल दिया था। राठी इस बदलती दुनिया को देख रही थी। वो कहती है कि सिड की गलती ने उनकी तकदीर को बदल दिया है, लेकिन हर कीमत पे वो अपने लोगों की रक्षा करेगी, भले ही दुनिया के दो हिस्से क्यों ना हो जाए। यहाँ लास्ट ट्रेजर को सिड के रूप में देख काई का माथा सनक गया था। वो उस पे हमला कर देता है। काई को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लास्ट ट्रेजर सिड का रूप लेके उसका अपमान कर रही थी। रिने भी उस पे हमला कर देती है और उसे सिड के रूप से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन उसने वापस रिने को फ्री फील्ड में कैद कर दिया था। काई रिने को वापस मांगता है, लेकिन सिड के रूप में लास्ट ट्रेजर को हराना काई से हो नहीं पा रहा था। अचानक काई को अपनी पुरानी कुछ यादें याद आने लगती है। एक बार जिना ने काई से पूछा था कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है। वो सरकाज़म में बोलती है कि काई सिड बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, लेकिन काई ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उसे नहीं लगता कि वो उसकी बराबरी भी कर सकता है। सिड तो उसके लिए कुछ और ही था। तभी काई वापस कोड होल्डर को उठाता है और बोलता है कि तुम सिड नहीं हो। सिड तो रिने को बचाना चाहता था। कोड होल्डर की ताकत अचानक बढ़ने लगी थी। लास्ट ट्रेजर भी उस हमले को रोक नहीं पाती। उस हमले ने एक बार फिर फ्री फील्ड का दरवाजा खोल दिया था। फ्री फील्ड में रिने को वापस उन्हीं जंजीरों में कैद कर दिया गया था। रिने को वापस वही पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे सबने उसे ठुकरा दिया था। वो सभी से नफरत करने लगी थी, लेकिन अब उसे लोग पसंद आने लगे हैं, क्योंकि वो काई के साथ है और काई के साथ जीना चाहती है। रिने अपनी इच्छा शक्ति से जंजीरों को तोड़ के कोड होल्डर के बनाए रास्ते से बाहर निकल आती है। लास्ट ट्रेजर अब अपनी डार्क एनर्जी का यूज कर रही थी, पर रिने ने काई को उस हमले से बचा लिया था। ये सिड और उसकी तलवार बस एक नकल है। काई उसकी तलवार को एल्विन बुलेट से तोड़ देता है और उसके करीब जाकर उसके ऊपर धमाका कर देता है, लेकिन लास्ट ट्रेजर के हाथ ने उसे बचा लिया था। काई की तलवार उससे दूर गिर चुकी थी। काई उसके हमले से बचने लगता है और मौका पाने पर उसने लास्ट ट्रेजर पर भी अपने उसी स्पेशल मूव का यूज किया जिसकी प्रैक्टिस वो सालों से करता रहा है, जिससे लास्ट ट्रेजर दूर जा गिरी थी। रिने ने कोड होल्डर को वापस काई के पास पहुंचा दिया था। लास्ट ट्रेजर एक बार फिर हमला करती है। काई ने उसे अपनी तलवार से रोक लिया, लेकिन इस बार कोड होल्डर कुछ अलग तरह से चमक रही थी। लास्ट ट्रेजर भी कोड होल्डर को इस रूप में देख चौंक जाती है। उसने लास्ट ट्रेजर के हाथ समेत उसे पूरा खत्म कर दिया था, लेकिन वो पोर्टल अभी तक बंद नहीं हुआ था। रिने उस पोर्टल के साथ कुछ तो कर रही थी। वो काई से कुछ कहती है जो कि काई को सुनाई नहीं देता। तभी
रेने से एक तेज रोशनी निकलती है। जब काई ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बचपन के उसी हादसे को वापस जी रहा था, लेकिन इस बार उसके सामने कोड होल्डर नहीं, कैद की गई रेने थी, जो कि बोलती है कि मुझे बचाओ। काई की आंखें खुली और उसने अपने सामने रेने को पाया, जो उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। वो काई को गले लगा लेती है और अब वो काई को अपने दिल की बात बताने वाली थी। वो कहती है कि पहले उसे काई के साथ रहना अच्छा लगता था, इसके लिए उसने इंसानों को भी सहा, लेकिन अब वो काई के करीब ही नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि काई भी वैसा ही फील करे जैसा वो करती है। वो पूछती है कि काई उसके बारे में क्या फील करता है। रेने काई को किस करने वाली थी, पर ये होता देख जिना और रिरैन ये देख लेते हैं और वो तुरंत रेने को काई से दूर कर देते हैं। काई को पता चलता है कि वो 3 दिन से बेहोश था और इन्हें इनके गायब होने के बारे में कुछ भी याद नहीं, और इन्हें इसकी बहुत खुशी थी कि काई होश में आ गया। लेकिन वो रेने से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि वो काई के होश में आने का फायदा उठा रही थी। तो रेने भी जवाब देती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जिना भी तो पिछली रात काई का हाथ पकड़े बैठी हुई थी और रिरैन भी काई से चिपकी रहती थी, जिसको वो इलाज करना बताती थी। पर मीठा काई उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो गे है। हमें पता चलता है कि रिकुगैन उस धमाके में बच गई थी, लेकिन अब वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे 30 साल लग जाएंगे रिकवर करने में। वैसे सेलेस्टियल्स की ही तरह स्पिरिट्स और ह्यूमंस ने समझौता कर लिया है और अल्फ्रिया की सुरक्षा के लिए उसकी मूर्ति को ग्रेवयार्ड में बंद किया जा रहा है। और अगर इस मूर्ति को कुछ भी हुआ तो पूरी सेलेस्टियल स्पीशीज ह्यूमंस और स्पिरिट्स की दुश्मन बन जाएगी और उन्हें लास्ट ट्राइसर को भी ढूंढ कर खत्म करना होगा, जिसका पता उन्हें चौथी हीरो फैंग किंग राठी से मिलेगा। दूसरी तरफ प्रोफेटिक गॉड भी थोड़ी खुश थी, क्योंकि वर्ल्ड रिइंकार्नेशन का दूसरा भाग पूरा नहीं हो पाया। ये इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इसमें एक ही लास्ट राइजर की पावर लगी थी। वैसे वो बोलती है कि अब रेने भी अपने असली रूप में आने लगी है और ये सब एक के ही कारण हुआ काई। रेने काई से पूछती है कि उसे नहीं लगता कि अल्फ्रिया की मूर्ति प्रोफेटिक गॉड की मूर्ति की तरह है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेटिक गॉड की मूर्ति टूट रही है। वो बोलती है कि दुनिया के पुनर्जन्म का ये चक्र चलता रहेगा। तो क्या रेने और काई अपनी तकदीर से बार बार लड़ पाएंगे? काई रेने से वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा और 5 प्रजातियों के बीच के महायुद्ध को रोकेगा। और यहाँ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। इसको खत्म करने में वाकई हमने बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि इस एनिमे का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अगर इसके एनिमेशन पर ज्यादा काम किया जाता और इसका बजट थोड़ा बड़ा होता तो ये टॉप एनिमे में अपनी जगह बना सकता था। खैर, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको इस एनिमे में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसका नाम कमेंट्स में देके सबके सामने उसे हाईलाइट कीजिए।